गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका लेवल अप बीपीएससी के यूट्यूब चैनल में। 69वीं बीपीएससी की रिवीजन क्लासेस चल रही हैं और मैं हूं आमिर शांडिल्य, आपका मेंटोर। और मैं लेके आ रहा हूं आपके लिए आधुनिक इतिहास की लेक्चर सीरीज अभी, और इसके बाद जो है मध्यकालीन और प्राचीन की भी लेक्चर आएगी। रिवीजन करेंगे एमसीक्यूज के माध्यम से। और उसके बाद बिहार की क्लासेस तो चली रही हैं, बिहार स्पेशल चली रही हैं। और उसके बाद अभी आपकी साइंस की लेक्चर आएंगी। वो हमारे एक बहुत ही शानदार पर्सनालिटी, शानदार टीचर हैं हमारे, वो आपके क्लासेस लेकर के आने वाले हैं साइंस की। और साथ ही करंट अफेयर्स की क्लासेस भी आपकी आएंगी। अब एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है। इनफैक्ट अब एग्जामिनेशंस में बहुत कम समय बचा है। उधर आपका लगभग 29 डेज और 29 डेज, और इधर अप्रॉक्स आज 23 हो गया, तो 8 डेज, 29 और 8 37 डेज के अप्रॉक्स आपके पास टोटल बचे हुए हैं समय। अब इसमें सिर्फ रिवीजन करना है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, सिर्फ रिवीजन करते रहिए आप। और रिवीजन के साथ साथ जितना ज़्यादा मॉक पेपर आप लगा सकते हैं उतना ज़्यादा मॉक पेपर लगाइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मत भूलिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मस्ट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से अप्रॉक्स 20 to 25% क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, आते ही आते हैं। तो वहाँ उसको रिवाइज करना मत भूलिए, उसको पढ़ना मत भूलिए। मॉक पेपर खूब लगाइए और रिवीजन करिए खूब। नई चीज़ें पढ़ने की कोशिश मत करिए। नई चीज़ों में क्या पढ़ना आपको? सिर्फ नई चीज़ों में, यदि आपने अभी तक इकोनॉमिक सर्वे नहीं पढ़ा, अभी तक आपने बजट नहीं पढ़ा, तो वो आप पढ़ सकते हैं। हालांकि उसके हम स्पेशल लेक्चर आपके लिए लेकर के आने वाले हैं। वो बस रिवाइज कर लेना है लेक्चर, बार बार 2-4 बार 5 बार वो लेक्चर देख लेना है, आपके वो भी हो जाएंगे। अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, है ना। तो हम आधुनिक इतिहास के अंतिम चरण में हैं, और अंतिम चरण में हम आज का जो लेक्चर है वो देखने वाले हैं कैसे भारत में होम रूल आंदोलन का उद्भव हुआ, एवोल्यूशन हुआ, और उसके तत्पश्चात गांधी का कैसे उदय होता है भारत में। जो गांधी 1893 में चले जाते हैं अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, और वहाँ पर लगभग 21 साल का जीवन व्यतीत करने के पश्चात 1915 में भारत वापस लौटते हैं। और भारत वापस लौटने के पश्चात उनके जीवन की दूसरी पारी, उनके आंदोलन की, उनके सत्याग्रह की दूसरी पारी भारत में शुरुआत होती है, शुरू की जाती है उनके द्वारा। तो इसी चीज़ों को लेकर के हम आगे बढ़ने वाले हैं। उसी से संबंधित प्रश्न देखेंगे, और फिर गांधी के जीवन से भी संबंधित, क्योंकि हम ये जो चैप्टर है वो इमरजेंस ऑफ द गांधी इन इंडिया, भारत में गांधी के उदय से संबंधित प्रश्न पढ़ रहे हैं। लेकिन उसके लिए हमें गांधी के पूरे काल का, पूरे जन्म से लेकर के, और दक्षिण अफ्रीका, और दक्षिण अफ्रीका के बाद जो है भारत में उन्होंने किस प्रकार से अपने आंदोलन को आगे किया, इन सभी चीज़ों की चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले आप लोगों से फिर से आपको याद दिलाता चलूँ कि यदि आपको लेक्चर अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक करना मत भूलिए। लाइक करिए, शेयर भी करिए, और नए छात्र हैं वो सब्सक्राइब भी करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये लेक्चर पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे लाभान्वित हों और एग्जामिनेशन में उनकी सीट पक्की हो। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में जो प्री होता है, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, वही सबसे बड़ा झोल है। अगर उसको आपने क्लियर कर लिया तो मेंस को क्लियर करना बहुत टफ काम नहीं है बीपीएससी में। एक बहुत अच्छे अप्रोच के साथ यदि आप तैयारी करें तो 4 months इज़ इनफ। ये 4 महीना काफ़ी है आपके मेंस को क्लियर करने के लिए, लेकिन प्रीलिम्स क्लियर करना पहले मस्ट है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लासेस। आज की क्लासेस में पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन कुछ यूं है, In which convention the Home Rule supporters could successfully demonstrate their political power? ऑप्शन है इन लखनऊ सेशन ऑफ कांग्रेस 1916, इन ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कन्वेंशन टू बी हेल्ड इन बॉम्बे इन 1920, इन फर्स्ट यूपी किसान सभा इन 1918, द कंबाइंड कन्वेंशन ऑफ AITOC एंड NFTO इन नागपुर 1938। हिंदी में है, किस सम्मेलन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? होम रूल आंदोलन बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट द्वारा शुरू किया गया था। इसके लिए दोनों ने होम रूल लीग की स्थापना की, जहां बाल गंगाधर तिलक के लीग को होम रूल लीग कहते थे। वहीं एनी बेसेंट द्वारा स्थापित जो होम रूल लीग थी उसको ऑल इंडिया होम रूल लीग कहते थे। ठीक, अब इसके बारे में हम चर्चा भी करेंगे, देखते हैं धीरे धीरे।
ऑप्शन है कि किस, प्रश्न है, पहले प्रश्न समझना है कि होम रूल समर्थक जो हैं, होम रूल को समर्थन देने वाले जो नेता हैं, वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन किस आंदोलन में, किस कांग्रेस के किस सम्मेलन में कर सके। तो प्रश्न है 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में, या 1920 के बंबई में होने वाले भारतीय ट्रेड यूनियन के सम्मेलन में, या प्रथम उत्तर प्रदेश किसान सभा 1918 के सम्मेलन में, या 1938 में नागपुर में AITUC और NFTU का संयुक्त सम्मेलन में। अब इसकी चर्चा करते हैं। होम रूल दरअसल है क्या? स्वशासन की मांग, स्वशासन की मांग, सेल्फ रूल का डिमांड। दरअसल होम रूल आंदोलन आयरलैंड में स्टार्ट किया गया था। आयरलैंड के लोगों का डिमांड था कि हम अपने मालिक के अधीन रहते हुए ही स्वशासन करें, मतलब हम कॉलोनी जिसके हैं, उपनिवेश जिसके हैं, और किसके हैं? ब्रिटेन के। तो ब्रिटेन के कॉलोनी रहते हुए भी हम स्वशासन कर सकते हैं। बाउंड्री के अंदर जो सारी गवर्नेंस है वो स्थानीय लोगों के हाथों में मिलनी चाहिए, सेल्फ रूल का अधिकार मिलना चाहिए। तो आयरलैंड का यह आंदोलन रहा है। इसी से प्रेरित भारत का भी होम रूल आंदोलन रहा है। आपको पता होना चाहिए कि एनी बेसेंट जो थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष थी उस वक्त, थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिया है जिस समय सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन पढ़ रहे थे, वेदांतवाद के बारे में। तो इसकी अध्यक्ष रही हैं, लंबे समय तक अध्यक्ष रही हैं एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट आयरलैंड की हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए कि एनी बेसेंट कहाँ की? आयरिश महिला हैं, और 1914 में जाकर के वो भारतीय राजनीति में प्रवेश करती हैं। 1914 में जाकर के वो भारतीय राजनीति में प्रवेश करती हैं, और प्रवेश करने के साथ ही उन्होंने स्वशासन का डिमांड रख दिया अपने स्वदेश आयरलैंड के आंदोलन, होम रूल आंदोलन के तर्ज पर। सबसे पहले उन्होंने अपने पत्रिका, उनका एक पत्रिका है कॉमनवेल्थ, 2 पत्रिकाओं का उन्होंने प्रकाशन किया। एक पत्रिका है न्यू इंडिया और एक पत्रिका है कॉमनवेल्थ। दोनों ही पत्रिकाओं का प्रकाशन 1914 में शुरू होता है। कॉमनवेल्थ का प्रकाशन जनवरी 1914 में शुरू होता है, वहीं न्यू इंडिया का प्रकाशन जुलाई 1914 में होता है। तो सबसे पहले 1914 में जब इन्होंने कॉमनवेल्थ का प्रकाशन करना शुरू किया, उसमें सबसे पहले इन्होंने स्वदेशी आंदोलन, स्वशासन के आंदोलन का फाउंडेशन रखा। हालांकि आंदोलन शुरू नहीं हुआ, लेकिन वहां पे उन्होंने एक रूपरेखा रखी, एक ड्राफ्ट उन्होंने तैयार करके रखा कि किस प्रकार से हम अपनी डिमांड्स को मांग सकते हैं अंग्रेजों के सामने। एनी बेसेंट ये देख रही थी कि नरमपंथियों के नेतृत्व में कांग्रेस शिथिल पड़ गई है, कांग्रेस कुछ कर ही नहीं पा रही है, तो कुछ नया करने की आवश्यकता थी। और 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू होता है, और प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होने पर अंग्रेजों को भारत की भागीदारी की आवश्यकता पड़ती है, और यही वो मौका हाथ लगता है कि अपने डिमांड को पूरा करवाने के लिए अंग्रेजों पर कैसे प्रेशर बनाई जा सके, ब्रिटिशर्स पे कैसे प्रेशर बनाई जा सके होम रूल के लिए। हालांकि वो पूर्ण स्वतंत्रता की पक्षधर नहीं है, वो बस होम रूल का डिमांड कर रही हैं, अर्थात अपने गोरे मालिकों के अंदर में अधीन रह करके ही स्वशासन करना। और इसी बीच में 1914 में, जून 1914 में बाल गंगाधर तिलक 6 साल का सजा काट करके मांडले जेल से वापस पुणे आ चुके हैं। तो उनके नेतृत्व में भी उनके समर्थक जो हैं काफी ज्यादा कुछ करना चाहते हैं, कुछ नया प्रयास करना चाहते हैं। फिर से राष्ट्रवाद को एक नई जो है आशा की किरण दिखाई दे रही है, एक नया जो है प्रयास किया जा रहा है कि कैसे हम अंग्रेजों के ऊपर प्रेशर बना करके अपने डिमांड्स को पूरा करवा सके। तो परिस्थितियां बनी, होम रूल मूवमेंट के लिए एक परिस्थितियां बन रही हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 28 अप्रैल 1916 को होम रूल लीग की स्थापना की गई। होम रूल लीग की स्थापना की गई किसके द्वारा?
बाल गंगाधर तिलक द्वारा, बाल गंगाधर तिलक द्वारा। ठीक है, इसके प्रथम अध्यक्ष बाल गंगाधर तिलक। इसके प्रथम अध्यक्ष जो है वो बनेंगे जोसेफ बैप्टिस्टा। प्रथम अध्यक्ष कौन बनेगा, कॉपी में नोट डाउन करते चलो, जोसेफ बैप्टिस्टा। जबकि इसके सचिव बनेंगे, इसके इस आंदोलन के जो सचिव हैं वो बनेंगे एनसी केलकर। कौन बनेगा, एनसी केलकर। बाल गंगाधर तिलक के असिस्टेंट है, सहायक है। तो यहां पर इसका कार्य क्षेत्र कौन सा था, इसका कार्य क्षेत्र महाराष्ट्र, बंबई छोड़ के महाराष्ट्र, पुणे, बरार, मध्य प्रांत, इन क्षेत्रों में इनका क्षेत्र सीमित था। इन्हीं क्षेत्रों में इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की और होम रूल मूवमेंट को शुरुआत किया। जबकि दूसरी तरफ जब हम आते हैं तो देखते हैं सितंबर 1916 में, अच्छा ये शुरुआत कहां से किया गया था, पुणे से। इसको स्थापित कहां किया गया था, पुणे। जबकि बाकी बचे पूरे भारत में इन क्षेत्रों को सिर्फ छोड़ दो, महाराष्ट्र, पुणे, बरार और मध्य प्रांत, तो बाकी संपूर्ण भारत में होम रूल आंदोलन को फैलाने की जिम्मेदारी, इसको सफल बनाने की जिम्मेदारी एनी बेसेंट की थी। तो सितंबर 1916 में मद्रास में ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की गई। ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की गई और इसके प्रथम सचिव जॉर्ज अरुंडेल बनेंगे। सचिव कौन बनेगा, जॉर्ज अरुंडेल। ठीक है, ओके, आगे बढ़ने की बारी है। तो ये इनके नेतृत्व में संपूर्ण भारत में होम रूल मूवमेंट को एक नई दिशा देने का कार्य किया गया और इसमें बिहार का भी बहुत बड़ा रोल रहा। इस आंदोलन को समर्थन करने वाले जो नेता हैं वो मोहम्मद अली जिन्ना से लेकर के मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, इंदुलाल याग्निक और भी कई सारे नेता हैं जिन्होंने इसको खुल के समर्थन दिया। तो 1916 के अप्रैल में किसके द्वारा शुरू किया जाता है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल मूवमेंट शुरू किया जाता है। वहीं सितंबर में एनी बेसेंट द्वारा शुरू किया जाता है और 1916 के दिसंबर में जब कांग्रेस का अधिवेशन होता है 1916 का लखनऊ में, आपको याद होगा यह 1916 का लखनऊ का अधिवेशन बहुत फेमस है क्योंकि इसी में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में पैक्ट हुआ था जिसको कांग्रेस लीग पैक्ट भी कहा जाता है। यही वो सम्मेलन है, यही वो अधिवेशन है जिस अधिवेशन में नरमपंथी और गरमपंथी वापस से आके एक साथ मिल जाते हैं और इसमें एनी बेसेंट का सबसे बड़ा योगदान। एनी बेसेंट के कोशिश से वापस से गरमपंथी और नरमपंथी एक साथ हो जाते हैं, जबकि तिलक के प्रयास से लीग और कांग्रेस के बीच में पैक्ट होगा। याद रखना है ये फैक्ट्स। तो अब यही सम्मेलन तो होगा, होम रूल समर्थक को अपनी राजनीतिक शक्ति को सफलतापूर्वक प्रदर्शन करने का मौका कब हाथ लगा, जब 1916 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में होगा। तो हम ए के साथ जाना चाहेंगे, ए हमारा करेक्ट आंसर है। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में इन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है। अगले प्रश्न पे चलने की बारी है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, अगला प्रश्न क्या कहता है। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेरा कुछ तकिया कलाम हो गया है, कुछ लाइन, कुछ वर्ड्स होते हैं, सबके होते हैं अपने अपने। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाने की बारी है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है द मूवमेंट विच बिकेम पॉपुलर इन इंडिया ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर।
अब चूंकि प्रथम विश्व युद्ध का फायदा उठा करके ब्रिटिशर्स के ऊपर प्रेशर जनरेट करने का एक शानदार मौका था, कौन सा आंदोलन शुरू किया गया? यह आंदोलन कौन सा शुरू किया गया? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में कौन सा आंदोलन लोकप्रिय हुआ? स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन, ये तो ऑलरेडी 1905 में हो चुका था। होम रूल आंदोलन ही तो था, कौन था? 1916 से 1917 के दौर में यह आंदोलन चलेगा। ठीक है, 1917 में जाकर के एनी बेसेंट जो है इसको स्थगित कर देंगी। तो होम रूल आंदोलन जो है वो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान होने वाला आंदोलन था। इसमें एनी बेसेंट की 2 पत्रिका और बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक के 2 पत्रिकाओं ने कमाल का कार्य किया। जहां तिलक के 2 पत्रिका मराठा और केसरी, तिलक के पत्रिका मराठा और केसरी, इन 2 पत्रिकाओं के माध्यम से तिलक ने होम रूल मूवमेंट को एक नई दिशा दी, एक नई धार दी। वहीं एनी बेसेंट जो है उन्होंने अपनी 2 पत्रिका न्यू इंडिया और कॉमनवेल दोनों पत्रिकाओं के माध्यम से इन्होंने एक नया रूपरेखा तैयार किया होम रूल मूवमेंट का। ठीक है, तो दोनों पत्रिकाओं का बहुत बड़ा योगदान है, समाचार पत्रों का बहुत बड़ा योगदान था उस दौर में जनता के बीच में एक नया जागरण पैदा करने का। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? उसके जस्ट बाद आएगा हमारा गांधी का संबंधित प्रश्न। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द होम रूल मूवमेंट? निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से संबंध नहीं रखता है? CR दास, SS सुब्रमण्यम अय्यर, एनी बेसेंट और बीजी तिलक। देखो जी, एनी बेसेंट और बीजी तिलक तो होंगे क्योंकि इन्होंने ही तो शुरुआत करी है होम रूल मूवमेंट का। अब हमें चेक करना है CR दास और SS सुब्रमण्यम अय्यर में कौन नहीं थे। आपको पता होना चाहिए कि एनी बेसेंट को जब होम रूल मूवमेंट, जब स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव बहुत तेजी से फैलने लगा तो अंग्रेजों के ऊपर प्रेशर जनरेट हुआ। उन्होंने इसके प्रभाव को कम करने के लिए एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि बहुत जल्दी छोड़ भी दिया गया। जब देखा अंग्रेजों ने कि इस गिरफ्तारी का बहुत बड़ा इंपैक्ट होने वाला है तो उन्होंने रिहा कर दिया, लेकिन उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी के विरोध में SS सुब्रमण्यम अय्यर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। तो इनका रोल है, बहुत प्रमुख भूमिका है। तो कौन नहीं है इसमें? CR दास नहीं होंगे, ए नंबर ऑप्शन हमारा नहीं होगा। चितरंजन दास का होम रूल मूवमेंट में रोल नहीं दिखता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि एनी बेसेंट वाज मेनली एसोसिएटेड विद, तो एनी बेसेंट मेनली किससे एसोसिएटेड है? एक तो थियोसोफिकल सोसाइटी से एसोसिएटेड है। इसी थियोसोफिकल सोसाइटी के कारण जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना हुआ। कहा जाता है कि इसी सोसाइटी के सम्मेलन में सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और यो ह्यूम और बाकी अन्य नेता पहुंचे हुए थे और वहीं पे विचार विमर्श करने के पश्चात एक जो है ऑल इंडिया लेवल पे का एक ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश करने की रूपरेखा तैयार हुई 1884 में। तो थियोसोफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष ये हैं। थियोसोफिकल सोसाइटी को जो एक तरह से पूरे इंडिया में फैलाने का कार्य इन्होंने किया। लेकिन अगर इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलें तो इनका सबसे प्रमुख रोल किस में दिखता है? तो अभी सब उसी से रिलेटेड सब चर्चा ही हो रही है, और वो क्या है? होम रूल मूवमेंट, है ना। होम रूल आंदोलन में इनकी प्रमुख भूमिका दिखती है और इसी कारण से इन्होंने जो एक माहौल क्रिएट किया, अंग्रेजों के ऊपर एक दबाव बनाया, उसके कारण से इन्हें 1917 में होने वाली जो बैठक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, उसका अध्यक्ष बनाया गया। तो पहली महिला भी बनेंगी अध्यक्ष। तो 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनाई जाएंगी, तो प्रथम अध्यक्ष भी ये बनेंगी, प्रथम महिला अध्यक्ष बनेंगी। दरअसल प्रथम महिला अध्यक्ष ये बनेंगी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, है ना।
चलते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखते हैं हम लोग। ओके, अगला प्रश्न है, द होम रूल मूवमेंट वॉज अ साइन ऑफ बिगिनिंग ऑफ अ न्यू फेज ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक नए चरण की शुरुआत का संकेत था। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों था? ऑप्शन पढ़ते हैं। इट इंट्रोड्यूस्ड अ सॉलिड प्लान ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट इन फ्रंट ऑफ द कंट्री। इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना पेश की। दूसरा है, द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट केम इनटू द हैंड्स ऑफ गांधी जी। आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी के हाथों में आ गया। होम रूल मूवमेंट का नेतृत्व गांधी जी के हाथों में नहीं रहा। इस दौर में गांधी जी 1915 में ही भारत आ जाते हैं दक्षिण अफ्रीका से। उन्हीं के आने के उपलक्ष्य में हम अप्रवासी दिवस मनाते हैं, है ना। तो गांधी जी उस वक्त पूरे देश का भ्रमण कर रहे हैं गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह पर। गांधी जी के बारे में अभी हम आएंगे। अभी गांधी जी के बारे में अगर हम चर्चा करना शुरू कर दे तो फिर क्वेश्चन से हम भटक जाएंगे। यही तो दिक्कत है कि चर्चा आती है और फिर मन में एक उबाल आने लगता है कि बताया जाए। तो अभी यह उचित क्वेश्चन नहीं है उसके लिए डिस्कस करने की। हिंदुओं और मुसलमानों ने संयुक्त संघर्ष शुरू किया। ये तो 1916 के कांग्रेस लीग पैक्ट के बाद से मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय होता है और उसी के अनुसार से दोनों ने संयुक्त रूप से अंग्रेजों के खिलाफ अपनी प्रोग्राम्स को लागू कर दिया। लेकिन ये होम रूल मूवमेंट के कारण हुआ नहीं है। इसने उग्रवादी और नरमपंथियों के बीच में मेल मिलाप स्थापित किया। होम रूल आंदोलन ने उग्रवादी और नरमपंथियों के बीच में मेल मिलाप स्थापित करने में इसका कोई रोल दिखता नहीं है, क्योंकि होम रूल मूवमेंट टोटली उग्रवादी धड़ा जो है, एक्सट्रीमिस्ट धड़ा है, उसका आंदोलन था। मेरे कहने का तात्पर्य है कि बाल गंगाधर तिलक एक्सट्रीमिस्ट धड़े से तो थे ही, एनी बेसेंट भी एक्सट्रीमिस्ट धड़े से थी। इनका जो कार्य पद्धति है, बहिष्कार का जो है, स्वदेशी अपनाने का, ये सब जो है हूबहू वही है जो एक्सट्रीमिस्ट धड़े का नेता जो है उसको फॉलो किया करते थे, है ना। 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन है वहां पर मेल मिलाप होगा, ना कि होम रूल मूवमेंट के कारण मेल मिलाप होगा। हाँ, इसमें एनी बेसेंट का योगदान जरूर दिखता है नरमपंथी और गरमपंथियों को मिलाने में, ठीक है। तो इसमें एक ही आंसर होगा, क्योंकि इसमें वो मोर देन वन ऑफ द फॉलोइंग दिया नहीं है, मोर देन वन ऑफ द अबव दिया नहीं है। तो हम इसमें एक ही आंसर खोजना है हमें। तो इसका आंसर होगा, इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना पेश की। ये कनाडा की तरह स्वशासन का डिमांड कर रहे थे, ये कनाडा की तरह, ये आयरलैंड की तरह स्वशासन की मांग कर रहे थे कि हम कॉलोनी रहते हुए ही स्वशासन करें अपने यहाँ। हम ये नहीं करें कि अंग्रेजों जाओ, अंग्रेज रहें, अंग्रेज हमारे ऊपर रूल करें, लेकिन स्वशासन का जिम्मेवारी, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस, वो हमारे पास हो, नेटिजन्स के पास हो, लोगों वहां के जो ओरिजिनल लोग हैं उनके पास हो। अगले प्रश्न में जाना जाए। अगला प्रश्न क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द होम रूल लीग। होम रूल आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? इसकी योजना सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने वर्ष 1914-15 में प्रस्तुत की। यह सरासर गलत है ना। मैंने चर्चा भी करी है। इसकी पहली बार चर्चा जो है कॉमनवेल्थ नामक पत्रिका, जो एनी बेसेंट की पत्रिका थी, उसमें सबसे पहले स्वशासन आंदोलन की रूपरेखा और चलाने की बात की गई थी। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। और सत्य, यही तो हमें आंसर चाहिए था, सत्य नहीं है। और ऑप्शन ई भी नहीं है। तो बाकी ऑप्शन पे जाने का कोई औचित्य नहीं है, फिर भी हम बाकी ऑप्शंस को भी देखेंगे। तिलक की होम रूल लीग महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत और बरार तक सीमित थी। ये स्टेटमेंट सही है, इसीलिए आंसर हमारा नहीं होगा। ये तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग अधिक शक्तिशाली थी। इसका इंपैक्ट ज्यादा दिखता है, क्योंकि छोटे एरिया में ये फैला हुआ था, तो इसका इंपैक्ट ज्यादा दिखा भी। और ऑल इंडिया होम रूल लीग का ज्यादातर कार्यालय और ज्यादातर शाखाएं जो है मद्रास क्षेत्र में, मद्रास प्रेसिडेंसी में ही खोली गई थी, जबकि इसका इंपैक्ट ज्यादा दिख रहा था। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग अधिक शक्तिशाली थी, ये भी सही। और तिलक और बेसेंट के बीच में मतभेद थी, कई सारे विचारों को लेकर के मतभेद थी, कैसे प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट किया जाए, इंप्लीमेंट किया जाए, उसको लेकर के मतभेद सामने आई थी।
इसके बावजूद भी दोनों आंदोलन जारी रही, तो ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है। पहला वाला स्टेटमेंट गलत था, तो हमारा आंसर ए सही है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, स्टेटमेंट तो गलत है और गलत स्टेटमेंट ही खोजा जा रहा था। तो चलिए अगले प्रश्न पे चला जाए। अगला प्रश्न क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है एनी बेसेंट क्या थी? पहला स्टेटमेंट है, अब स्टेटमेंट दिया, अब स्टेटमेंट में खोजना कौन सा स्टेटमेंट सही है या गलत है ना। अब सिलेक्ट द करेक्ट आंसर, यहां पे करेक्ट आंसर बोल रहा है, तो करेक्ट आंसर अगर बोलता है इनकरेक्ट स्टेटमेंट खोजो तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट खोजते। ओके, तो एनी बेसेंट क्या थी? होम रूल आंदोलन शुरू करने के लिए जिम्मेदार थी, तो स्टेटमेंट सही है, इन्होंने होम रूल आंदोलन की शुरुआत करी है ना, तो इसमें कहीं कोई शक शुबा नहीं है कि ये गलत है। अगला थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक थी, नहीं ये गलत है, ये संस्थापक नहीं थी, अध्यक्ष रही, या लंबे दौर तक अध्यक्ष रही हैं, लेकिन संस्थापक तो मैडम ब्लावस्की थी और कर्नल अलकॉट थे। ठीक है ना, तो ये संस्थापक नहीं है। एक समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रही हैं ये, है ना, तो कब कहां? 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्ष रही हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है। तो 1 और 3 सही है, 1 और 3 खोजो। ए, ऑप्शन ए। यदि ये बोलता कि कौन सा गलत उत्तर है तो हम स्टेटमेंट किसके साथ जा सकते थे? 2 के साथ जा सकते थे कि ये स्टेटमेंट गलत है, लेकिन सही कौन सा है? 1 और 3 सही है, तो 1 और 3 सी में, और सी में है 1 and 3 ओनली, सिर्फ 1 और 3 है ना, ये स्टेटमेंट हमारा सही गया। अगले प्रश्न में चला जाए। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मैगजीन वाज पब्लिश्ड बाय महात्मा गांधी ड्यूरिंग हिज स्टे इन साउथ अफ्रीका। चलो अब पहला ही प्रश्न महात्मा गांधी से आ गया। निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका महात्मा गांधी ने अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान प्रकाशित की थी? ऑप्शन 1 नवजीवन, ऑप्शन बी भारतीय राजपत्र, ऑप्शन सी अफ्रीकनर और ऑप्शन डी इंडियन ओपिनियन। अब मैं बता दूं कि गांधी के दक्षिण अफ्रीका प्रवास की शुरुआत कब होती है। आप सबको पता है कि गांधी का जन्म पोरबंदर होता है 2 अक्टूबर, ये तो सबको पता है। अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है पूरे विश्व में, 2 अक्टूबर 1869। पिता का नाम करमचंद गांधी या कबा गांधी? करमचंद गांधी या कबा गांधी भी इनको कहते हैं। और माता का नाम पुतलीबाई, आपको पता है, नहीं पता होगा तब भी जान जाइए, पुतलीबाई। ये अपने पिता के चौथी पत्नी के सबसे छोटे संतान हैं। इनके पिता ने 2 शादियां पहले जो की, वो पत्नियां बहुत जल्दी डेथ कर गई, उनसे भी बच्चे हुए, वो डेथ कर गए। तीसरी शादी जो उन्होंने करी उससे कोई बच्चा ही नहीं हुआ, तो तीसरी पत्नी से परमिशन लेकर के उन्होंने चौथी शादी की अपने से 22 साल छोटी पुतलीबाई से, और उससे शुरुआत के दौर में एक एक करके 2 बेटियां हुई, एक बेटे हुए, फिर एक बेटी हुई और फिर एक बेटा हुआ। पहले एक बेटी हुई, पहले एक बेटा हुआ, कौन, क्या नाम था उनका? नाम लक्ष्मीदास हुआ, जो गांधी जी के भाई थे। फिर एक बेटी हुई, फिर एक बेटा हुआ करसनदास, और चौथा फिर बेटा हुआ, वो है हमारे मोहनदास। तो ये चौथे संतान हैं अपने चौथी नंबर पत्नी कबा गांधी की चौथी पत्नी पुतलीबाई के, ये चौथे संतान। ठीक है, और इनके जन्म के वक्त करमचंद गांधी पोरबंदर रियासत के दीवान थे, पोरबंदर रियासत के दीवान थे, पोरबंदर रियासत के ये दीवान रहे हैं। लेकिन उसके बाद करमचंद गांधी पोरबंदर रियासत के जो राजा है राणा साहब, उनकी पदवी घटा दी जाती है, वो प्रथम श्रेणी के पहले राजा थे। कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिस घटना के बाद अंग्रेज नाराज हो जाते हैं, और अंग्रेजों की नाराजगी का परिणाम यह हुआ
कि पोरबंदर रियासत के राजा की श्रेणी प्रथम श्रेणी से घटाकर तृतीय श्रेणी कर दी गई। अब क्या कारण रहा होगा कबा गांधी का पोरबंदर रियासत छोड़ने का? उन्होंने पोरबंदर रियासत छोड़ दिया और राजकोट चले गए। राजकोट के राजा के यहां उन्होंने नौकरी ज्वाइन कर ली, जहां पर 1874 में वो प्रमोट करके दीवान बना दिए गए। अर्थात अब यहां से वो राजकोट के भी दीवान ये होते हैं। कहां के दीवान होते हैं? राजकोट रियासत के। और जब ये दीवान बन जाते हैं तब फुल फैमिली जो है पुतली बाई और अपने सारे बच्चों को ये राजकोट बुला लेते हैं और राजकोट में ही ये इनकी मोहनदास की प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत होगी। प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत कहां पे होगी? राजकोट में। तो जन्म तो पोरबंदर में हुआ लेकिन प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में हुआ, क्योंकि इनके पिता उस वक्त राजकोट रियासत के दीवान हुआ करते थे। बहुत लंबे समय तक ये किराए के मकान में रहे। 1881 में जाकर के कबा गांधी जो है अपनी मकान वहां पर खरीदते हैं। खैर, अच्छा, कबा गांधी के जो पिता हैं उत्तम चंद गांधी, मतलब महात्मा गांधी के दादा, ये भी पोरबंदर रियासत के दीवान रह चुके हैं। ये भी दीवान रह चुके हैं, हालांकि अनपढ़ रहे, लेकिन अपनी काबिलियत के बदौलत ये दीवान के पद तक पहुंचते हैं। इनके पिता भी बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन ये भी अपने काबिलियत के बदौलत दीवान के पद तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो प्रारंभिक शिक्षा जो है गांधी जी की कहां पे होती है? राजकोट में। पढ़ने लिखने में उतनी अच्छे रहे नहीं है, बहुत औसत लेवल के विद्यार्थी रहे हैं, मुश्किल से जो ये पास करते थे। और इनकी कई सारी जो है इसके डॉक्यूमेंट्स हैं आर्काइव्स में, तो इससे पता चलता है कि बहुत अच्छे नंबरों से ये पास करते नहीं थे। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी बात थी कि बंबई प्रेसिडेंसी में जब मैट्रिकुलेशन का एग्जाम हुआ तो 3000 विद्यार्थियों में से अप्रॉक्स 830 के करीब में विद्यार्थी ही पास किए हुए थे, जिसमें गांधी भी मैट्रिकुलेशन पास करने वाले विद्यार्थी में से थे। तो कठियावाड़, जिस प्रांत से ये आते थे वो प्रांत क्या था? कठियावाड़। तो कठियावाड़ में ये पहले ऐसे व्यक्ति थे, और खासतौर पर पहले बनिया, ये बनिया वर्ग से ताल्लुक रखते थे, और खासतौर पे मोड़ बनिया। ये कौन से बनिया थे? मोड़ बनिया। मोड़ बनिया क्योंकि ये मोढेरा नामक जगह से बिलोंग करते थे इनके पूर्वज, तो मोड़ बनिया इनको कहा जाता था। तो बनिया वर्ग में ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मैट्रिकुलेशन पास किया था कठियावाड़ में। सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति हो गए थे। ठीक है, उस समय के इनकी दोस्ती जो है एक आफ्ताब नामक लड़के से हुई थी। पढ़ने लिखने में उसका मन लगता नहीं था। उसी आफ्ताब नामक व्यक्ति ने इनको मांस खिलाने की भी कोशिश की और इनको जो है सिगरेट पिलाने की भी कोशिश की। उसका मानना यह था, क्योंकि वो आफ्ताब भले ही पढ़ने लिखने में अच्छा नहीं था, लेकिन खेल कूद में आगे रहता था, हर प्रतियोगिता में वो आगे रहता था, और वो बार बार बताता था ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं मांस खाता हूं, मैं नॉन वेजिटेरियन हूं, इसीलिए मुझे ज्यादा शक्ति मिलती है। तुम बनिया हो, तुम शाकाहारी हो, तुम वैष्णव हो, तुम फॉलो नहीं करते। इनफैक्ट इनके परिवार में ऐसा था कि ये जो है जड़ वाली जो वस्तुएं हैं जैसे लहसुन प्याज, ये सब भी नहीं खाते थे। तामसिक माना जाता था इनके परिवार में। वैष्णव परिवार था। इनकी माता जो है धर्मपरायण महिला थी, और यही एक बहुत बड़ा कारण माना जा सकता है गांधी जी के जीवन में, गांधी जी के धार्मिक होने में इनके माता का बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि माता इनकी धर्मपरायण थी, काफी व्रत किया करती थी वो। ठीक है, तो यहाँ पे राजकोट जब मैट्रिकुलेशन का पेपर इन्होंने दे दिया तो इन्होंने अगला जो बीए की डिग्री है उसके लिए सामल दास कॉलेज, कठियावाड़ में इकलौता कॉलेज भावनगर में सामल दास कॉलेज, याद रखिएगा क्वेश्चन पूछ चुका है, सामल दास कॉलेज भावनगर में एडमिशन लिया। लेकिन वहां पर ये इनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था। इनका मन जो है हमेशा घर पे लगा रहता था, पत्नी में लगा रहता था। और ये भी कहा जाता है, इन्होंने अपने जीवनी में लिखा है कि कैसे जो है ये यौन आकर्षण से पूरी तरह से बंधे हुए थे अपने पत्नी के प्रति। इसकी चर्चा मैं करूंगा, लेकिन यहाँ पे बस इसकी चर्चा, इनकी शिक्षा की बात हो रही है। तो यहाँ से इन्होंने प्रथम वर्ष की परीक्षा दी थी जो बहुत अच्छी गई नहीं थी। तो उसके बाद इन्होंने ये छुट्टियों में गए हुए थे राजकोट, और राजकोट में ही वहाँ पर चर्चा चली
किसी ने बताया कि भाई लंदन में तो जितना वहाँ पे समय लगेगा उससे कम समय में तो ये जा करके लंदन से बैरिस्टरी की डिग्री लेकर के चला आएगा और ज़्यादा जो है वो रुतबा वाला, ज़्यादा जो है प्रतिष्ठित चीज़ होगी। तो इन्होंने कोशिश करनी शुरू की, इनके मन में बैठ गया कि अब तो मैं लंदन जाऊंगा, किसी कीमत पे जाऊंगा। होता है ना बालकों के मन में, अब 15-16 साल का बालक है और मन में बैठ गया कि मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा लंदन। अब हुआ कि पोरबंदर रियासत से इतना पुराना रिश्ता है तो क्यों ना पोरबंदर रियासत से सहायता मांगी जाए। और पोरबंदर रियासत की जो पूरी प्रशासन है उस समय अंग्रेज देखा करते थे राजा की तरफ से, तो पोरबंदर रियासत से जब मदद मांगी गई, आर्थिक मदद, तो पोरबंदर रियासत ने मना कर दिया। अंत में इनके भाई लक्ष्मीदास ने कहा कि चिंता क्यों करते हो, मैं हूं, मैं व्यवस्था करूंगा। हालांकि इनकी माता जो है वो जाने देने के पक्ष में नहीं थी, लेकिन फिर भी वो तैयार हो गई। लेकिन अगर पिता, प्रश्न था कि यदि पिता जिंदा रहते तो क्या होता। पिता जिंदा रहते तो किसी कीमत पे इन्हें लंदन नहीं जाने देते, क्योंकि बनिया वर्ग और खासतौर पे हिंदू वर्ग और बनिया वर्ग में ये था कि काला पानी, मतलब समुद्र के पानी को क्या कहा जाता था, काला पानी। तो काला पानी पार करना मतलब धर्म भ्रष्ट हो जाना, क्योंकि वहां पर, क्योंकि बनिया वर्ग अपने खान पान को लेकर बड़ी सजग रहता था, तो बाहर में खान पान को लेकर के कैसे जो है वो सारी जो चीजें पूरी की जाएंगी, इसको लेकर के शंका थी। और साथ में ये भी डर था कि ये मांसाहार ना बन जाए, साथ में ये भी डर था कि ये पराई स्त्रियों के फेर में ना पड़ जाए। तो माता ने इनका कसम लिया। माता ने पहले तो चर्चा करी एक जैन साधु थे उनसे, और जैन साधु ने बताया कि उनसे उससे कसम सौगंध खिला लो, यदि वो मानता है तो ठीक है जाने दो। क्या, मांसाहार नहीं, दूसरा पराई स्त्रियों के पास नहीं, तीसरा हमेशा शाकाहार फॉलो करेगा। तीनों पे गांधी जी राजी हो गए। गांधी जी तो राजी हो गए, परिवार तो राजी हो गया, लेकिन मोड़ बनिया जो है, जो इनका जाति था, इनका बहिष्कार करने को लेकर के ऐलान कर दिया कि यदि ये लंदन गए तो इनका बहिष्कार कर दिया जाएगा जाति से, क्योंकि ये काला पानी पार कर जाए। खैर, तो यहां पर इनकी शिक्षा का याद रखिएगा। तब यहां से वो कहां जाएंगे, लंदन जाएंगे। किस चीज के लिए, बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने। और वहां पर बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए उन्होंने कोई ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में एडमिशन नहीं लिया। वहां पे पेशेवर एक वकील और न्यायाधीशों का एक संगठन था, इनर टेम्पल, वहां पर इन्होंने एडमिशन लिया। इनर टेम्पल से इन्होंने बैरिस्ट्री की पढ़ाई, इनर टेम्पल, ठीक है। तो 1889 से लेकर के 91 तक इनकी, 1889 से लेकर के 91 तक ये कहां रहते हैं, इनर टेम्पल में रहते हैं। और वहीं से उन्होंने बैरिस्ट्री की पढ़ाई की, और यहीं पर ये शाकाहार की तरफ और ज्यादा आकर्षित होते हैं। शाकाहार के प्रति इनकी जो भावनाएं और मजबूत होती है। वहां पर इन्होंने एक वेजिटेरियन कम्युनिटी थी, उसको ज्वाइन कर लिया, और उस दौरान इन्होंने उस वेजिटेरियन कम्युनिटी के लिए कई सारी जो है लेख लिखे। उनकी जो अपनी पत्रिका छपती थी उसमें कई सारे लेख लिखे, और इनका शाकाहार के प्रति विश्वास और दृढ़ होता चला गया, ठीक है। तो वहां पर इन्होंने 1889 में, और विस्तृत जब इसकी चर्चा मैं करूंगा जब लेक्चर सीरीज आएगा, बस ये फैक्चुअल डेटा के ऊपर हम सिर्फ चर्चा करते हुए चल रहे हैं। तो वहां से 91 में जब ये वापस आते हैं बंबई, लक्ष्मीदास इनके बड़े भाई इनको रिसीव करने के लिए जाते हैं डॉकयार्ड पे। वहां पे पता चलता है कि इनकी माँ कुछ माह पहले ही गुजर जाती है, और इससे ये इनको बड़ा धक्का लगता है, बहुत अवसाद में चले जाते हैं। लेकिन बंबई में ही इनको इनके एक मित्र के संबंधी मिलते हैं, नाम है उनका रायचंद, बड़े प्रभावशाली व्यक्तित्व थे। उन्होंने इनको अवसाद से निकाला, इन्होंने इनको जो है फिर से भूलने में मदद करी, और वहां से इन्होंने फिर जो है बंबई और राजकोट में जो है वकालत करनी शुरू की, बंबई हाई कोर्ट में और राजकोट में। तो बंबई में तो ये फेल कर गए, बंबई में ये जाते थे, लेकिन ये वहां पे बहुत अच्छे वक्ता नहीं थे, बहुत अच्छे बात बनाने वाले व्यक्तित्व में से नहीं थे। तो बंबई हाई कोर्ट में इनकी बहुत अच्छी वकालत चल नहीं रही थी। लेकिन राजकोट में ये लेखन शैली इनकी अच्छी थी, मसौदा तैयार करने में बहुत अच्छे थे। इन्होंने लंदन रहते हुए ही लेखन शैली अपनी विकसित की थी, लेख लिखते लिखते। तो इन्होंने राजकोट में जो है अच्छी कमाई करनी शुरू कर दी थी। उस समय जो है इनका 300 रुपया मासिक वेतन था, और 300 रुपया बहुत बड़ी बात थी उस समय कमाना मासिक। तो 300 रुपया मासिक वेतन इन्होंने कमाना शुरू कर दिया था उस समय तक। तो वहां पर तो इनकी बहुत अच्छी वकालत चल नहीं रही थी, और इसी क्रम में, इसी बीच में इन्हें मौका हाथ लगा। क्या, तो दक्षिण अफ्रीका के गुजराती व्यापारी जो दक्षिण अफ्रीका में अपने व्यापार को स्थापित कर चुके थे, उनकी एक कंपनी थी दादा अब्दुल्ला एंड सन्स। दादा अब्दुल्ला एंड सन्स, तो दादा अब्दुल्ला एंड सन्स की एक केस थी।
एक मुकदमा था। क्या मुकदमा था कि दादा अब्दुल्ला एंड सन्स से उनके भाई, उनके संबंध के भाई तैयब जी ने 7 दुकानें खरीदी थी 42,500 पाउंड में, और उन्होंने मंजूर किया था कि मैं किस्त में पैसा चुका दूंगा दादा अब्दुल्ला को। लेकिन कुछ समय के बाद तैयब जी ने जो है किस्त देना बंद कर दिया। तब जाकर के दादा अब्दुल्ला ने केस दायर कर दिया अपने पैसे की डिमांड के लिए। उन्होंने 24,000 से ज्यादा पाउंड की डिमांड करी, पहले कुछ किस्त मिल चुका था। तो अब केस कैसे लड़ी जाए, क्योंकि इनका दस्तावेज जो है वो गुजराती में था, और ऐसा वकील चाहिए था जो गुजराती भी जाने और अंग्रेजी भी जाने। तब दादा अब्दुल्ला ने एक चिट्ठी लिखी, किसके पास? लक्ष्मीदास के पास, क्योंकि ये भी दादा अब्दुल्ला पोरबंदर से संबंध रखते थे, तो इन जान पहचान थी। तो उन्होंने लक्ष्मीदास को पत्र लिखा कि अपने भाई से बात करे, भाई से पूछे, मोहनदास से पूछे कि क्या वो हमारा केस लड़ेंगे। मोहनदास को मौका हाथ लगा फिर से एक नया जगह जाने की, एक नया जो है रोमांचक यात्रा पर जाने की, और उन्होंने हाथों हाथ लिया। क्या मिलना था? वो आने जाने का हवाई टिकट, आने जाने का प्रथम श्रेणी का जहाज का टिकट, रहने सहने का व्यवस्था, और 105 पाउंड, और 105 पाउंड बहुत ज्यादा जो है सैलरी थी उस समय की, देने की बात की गई और पेशकश किया दादा अब्दुल्ला ने। गांधी मान जाते हैं और गांधी जी जाते हैं। तो वहां पर जाने के क्रम में इन्हें अनुभव होता है कि कितनी ज्यादा रंग भेद है दक्षिण अफ्रीका में। कितने काले घोरे का, वहां पे जाति का भेद तो नहीं है, लेकिन काले गोरे का बहुत ज्यादा भेद है। और इसको पहली बार महसूस जब करेंगे जब डरबन से प्रिटोरिया वो जा रहे थे, और डरबन से प्रिटोरिया जाने के क्रम में सूट बूट में, गांधी जी पूरे सूट बूट में रहते थे। वो तो लंदन में रहने दौरान उन्होंने सीख लिया था कैसे जो है एक अंग्रेजियत वाली भाव जो है उन्होंने विकसित कर ली थी। बहुत ज्यादा शिष्ट, बहुत ज्यादा मैनरिज्म उनके अंदर आ चुका था। तो सूट बूट पहन के पूरा जो है फर्स्ट क्लास का टिकट लेकर के वो जो है ट्रेन में बैठ गए। जब पीटर मारिट्सबर्ग नामक स्टेशन पे ट्रेन पहुंचती है, तब वहां पर क्या होता है? तब वहां पर एक अंग्रेज इनके केबिन में घुसता, देखता है ओ माय गॉड, ये ब्लैक पीपल यहाँ पे बैठा। ब्लैक तो नहीं, ब्राउन थे, इंडियंस को ब्राउन कहा जाता था। तो ये बंदा यहाँ पे कैसे? इसको तो थर्ड श्रेणी में होना चाहिए था, तीसरे श्रेणी के डब्बे में होना चाहिए था। तुरंत जो है उन्होंने बोला कि भाई तुम बाहर निकलो, तुम जाओ अपने श्रेणी में, यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो उन्होंने बोला कि देखो जी मेरे पास तो टिकट है। गांधी जी बोले देखो मेरे पास फर्स्ट क्लास का टिकट है। तो ये कैसे पॉसिबल है भाई, ये पॉसिबल कैसे है? उन्होंने पुलिस बुला लिया, उन्होंने टीटी को बुलाया। टीटी तो देखा टिकट, बोला कि हाँ ये तो फर्स्ट क्लास का टिकट है, और क्या जाए? तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया गांधी जी को कि देखिए जी अलाउड तो नहीं है आपको बैठना यहाँ पे, आपको मिल कैसे गए टिकट, आप जा करके बैठिए थर्ड श्रेणी में। गांधी जी ने मना कर दिया कि जब मेरा फर्स्ट क्लास का टिकट है। तो पहली बार गांधी जी को अनुभव हो रहा था। लंदन रहते वक्त उन्होंने 2 साल में कभी भी फील नहीं किया, क्योंकि लंदन में अंग्रेजों ने इनके साथ ऐसा बर्ताव किया ही नहीं। जिस वेजिटेरियन कम्युनिटी से, सोसाइटी से ये संबंध रखते थे, वहां पे अंग्रेज और क्योंकि शाकाहार को अपनाने वाले लोग अंग्रेज भी थे, भारतीय भी थे और अन्य लोग भी थे, तो वहां पे इनको ऐसा भेदभाव का सामना करना ही नहीं पड़ा। पहली बार ये भेदभाव का सामना कर रहे हैं। कहां पर? दक्षिण अफ्रीका में। मन अंदर से व्यथित हो गया। पुलिस को बुलाया गया, पुलिस को बुला करके केबिन से इनको निकाल के पीटर मारिट्सबर्ग के स्टेशन पे फेंकवा दिया गया। गांधी जी ने तय किया कि सिर्फ वो केस नहीं लड़ेंगे, बल्कि यहां के अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। गांधी जी के बदलाव का समय है। यह वह घटना है जिसने गांधी जी को अंदर से बदल दिया। ठीक है, तो वहां पर रहते दौरान उन्होंने अपनी पत्रिका निकाली, और पत्रिका निकाला, और फिर चर्चा करूंगा मैं बीच की बातें जब आएंगी अगले क्वेश्चंस, क्योंकि अभी क्वेश्चंस की बारी है। तो पत्रिका निकाली और पत्रिका का प्रकाशन किया, और उस पत्रिका का क्या नाम था? उसके थ्रू उन्होंने अपनी बातों को सरकार के सामने, लोगों के सामने रखना शुरू किया, लोगों को एक तरह से जागृत करना शुरू किया, अवेयर करना शुरू किया। ये कौन सी पत्रिका थी? ये पत्रिका थी इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन उन्होंने दक्षिण अफ्रीका से किया है। याद रहेगा, ये प्रश्न एग्जाम में पूछ भी चुका है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? एम के गांधी वॉज सपोर्टर ऑफ। महात्मा गांधी किसके समर्थक थे? मार्क्सवादी समाजवाद, आदर्शवाद या दार्शनिक अराजकतावाद?
गांधी को अराजकतावादी कहते हैं, अराजक कहते हैं। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है? अराजक होना हमेशा निगेटिव सेंस में नहीं होता, अरे भाई ये तो अराजक है। हमारे एक पॉलिटिशियन दिल्ली के चीफ मिनिस्टर, उनको भी ओपोनेंट्स जो है अराजक तत्व कह के जो है संबोधित करती हैं। ठीक है, उनके अपने तरीके हैं पॉलिटिक्स करने के, आंदोलनकारी रहे ना। अब तो खैर वो धब्बा हट गया उनके ऊपर। ठीक है, गांधी का अराजकतावाद को शॉर्ट फॉर्म में समझो, इसके ऊपर लंबी चर्चा की जा सकती है, 2 घंटे 2.5 घंटे का लेक्चर बन सकता है, लेकिन शॉर्ट एकदम 2 4 5 लाइन में समझ जाओ, क्योंकि समय है सिर्फ रिवीजन करने का। गांधी मानते थे कि राज्य शोषण का जरिया है, शोषण का स्रोत है, शोषण तथा हिंसा का स्रोत। राज्य की उपस्थिति में प्रजा का सिर्फ शोषण होता है, प्रजा के साथ सिर्फ हिंसा की जाती है। राज्य एक्सप्लॉयटर है, शोषण करता है। हमें राज्य विहीन समाज चाहिए। इनका क्या था? राज्य विहीन समाज चाहिए, राज्य विहीन समाज चाहिए। हमें राज्य की आवश्यकता नहीं है। इन्होंने कहा हम ग्राम स्वराज्य में बिलीव करते हैं। इन्होंने किस बात की चर्चा करी? हमें ग्राम स्वराज्य चाहिए, हर गांव सेल्फ डिपेंडेंट हो, हर गांव आत्मनिर्भर हो, तो हमें राज्य की आवश्यकता होगी ही नहीं। बात क्लियर है? राज्य है तो पुलिस स्टेट है। राज्य की उपस्थिति क्या है? सर्विलांस। राज्य अपने नागरिकों पर एक तरह से निगरानी रखती है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। राज्य, इनका मानना है कि राज्य अधिकारों को खत्म करती है और मौलिक अधिकारों को खत्म करने का कार्य करती है। राज्य क्या करती है? मौलिक अधिकारों को कर्टेल करने का काम करती है, मानव के अधिकारों को, मानवीय अधिकारों को खत्म करने का कार्य करती है, ताकि वो अपनी पकड़ ज्यादा से ज्यादा बना पाए। तो हमें राज्य की आवश्यकता नहीं है। थोड़ी बहुत जो है ये मार्क्स के विचारों से मिलता जाता है, लेकिन मार्क्स का विचार जहां इकोनॉमिक मॉडल पे आधारित है, आर्थिक मॉडल पे आधारित है, वहीं गांधी का विचार जो है ह्यूमनिज्म पे आधारित है। राज्य विहीन समाज क्यों? इनका अलग विचार है, मार्क्स का अलग विचार है, दिखता एक जैसा है ना। तो क्या है इनका? गांधी किसका समर्थक है? दार्शनिक अराजकतावाद के। दार्शनिक अराजकतावाद की जब बात होती है तो राज्य विहीन समाज, राज्य स्टेटलेस सोसाइटी होना चाहिए, ग्राम स्वराज्य की बात होनी चाहिए, सहकारिता की बात होनी चाहिए, कोऑपरेटिज्म, सहकारिता की। ये इनका मॉडल किस पे आधारित है? सहकारिता पे आधारित है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चला जाए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 है, ओके, अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी पॉलिटिक्स मीन्स, महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति क्यों करना? राजनीति का क्या अर्थ है? राजनीति करना किस लिए है? कल्याण की भाव, लोगों का कल्याण अल्टीमेट है होना चाहिए। आज के वक्त में राजनीति का क्या मतलब है भाई? हमारे समाज में युवाओं का एक बहुत बड़ा हिस्सा राजनीति से नफरत करता है, और इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि आज के वक्त के राजनेताओं ने इतना घिनौना राजनीति कर दिया है कि हमारे युवाओं को राजनीति से नफरत हो गया है। राजनेता को हे नजर से देखते हैं, घृणा की नजर से देखते हैं। राजनेता का मतलब ही मान लिया जाता है, नेता का मतलब ही मान लिया जाता है करप्ट, चोर, घोटालेबाज, घुसखोर। क्योंकि 99.99% नेता यही करते हैं। जब तक पकड़े नहीं जाते तब तक बड़ी पाक साफ है। ठीक है, अपने घोटाले को छुपाने के लिए तुरंत पार्टी बदल लेते हैं। हमारे यहां वो है एक वॉशिंग पाउडर निरमा वाली पार्टी। किसी भी पार्टी में घोटाले करके आओ,
और जैसे ही उसमें घुसो, प्रोसेस, फिल्ट्रेशन प्रोसेस चलता है, आपकी सारी जो है पाप उसमें धुल दिए जाते हैं और एकदम पाक साफ होकर निकलते हैं उस पार्टी में। ठीक है, तो ये वो दौर है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर कोई भी पार्टी धुली जो है साफ सुथरी है। जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सब करप्ट हैं। एक बार उनके अकाउंट का ऑडिटिंग तो हो जाए, तब पता चलेगा। खैर, गांधी के लिए राजनीति का क्या मतलब है? गांधी के लिए राजनीति का क्या मतलब? ऑप्शन पढ़ते हैं, धर्म के बिना राजनीति। हालांकि गांधी ने राजनीति में धर्म का इस्तेमाल किया है, लेकिन इसमें हिंदू मुस्लिमों के बीच में खाई पैदा करने वाली राजनीति नहीं थी। उसके पीछे भी लॉजिक है, लोक कल्याण, है ना। ऑप्शन है लोक कल्याण के लिए सक्रियता। यही तो मैं खोज रहा था, सक्रिय क्यों होना पॉलिटिक्स में? लोक कल्याण, एक अल्टीमेट एम, लोगों का कल्याण, असहायों का कल्याण। जो निचले स्तर के लोग हैं, निचले तबके के लोग हैं, जहां तक जो है योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पाया, वहां तक लाभ कैसे पहुंचाए, लोगों का नेतृत्व कैसे करे, जो वंचित वर्ग है उसका नेतृत्व कैसे करे, वंचित वर्गों को कैसे अधिकार दिलाए, कैसे जो है योजनाओं का लाभ दिलाए। यही तो पॉलिटिक्स का अर्थ होना चाहिए, निस्वार्थ भाव से। ऐसा नहीं कि विधायक बन जाएंगे तो इधर से 5% आएगा, इधर से 10% आएगा, इस वाले प्रोजेक्ट से 15% कमीशन आएगा। क्या होता है, रोड देख लो ना भाई, पपड़ी बना देते हैं। क्यों? क्योंकि कमीशन खोरी है भाई। अभी हमारे यहां बांध, जब हमारे यहां बारिश होती है ना, साउथ नॉर्थ बिहार में, खासतौर पे साउथ बिहार में तो उतनी बाढ़ वहां पे आता नहीं है। नॉर्थ बिहार में जब बाढ़ आता है तो वहां पर बांध को मजबूत करने का कार्यक्रम चलता है, और उस बांध के मजबूतीकरण के कार्यक्रम में हजारों करोड़ के घोटाले किए जाते हैं हर साल। हर साल ये मनाया जाता है कि इस साल बारिश आए, बारिश आए तो पैसा आएगा बांध को मजबूत करने के लिए। और सब नेताओं का पैसा फिक्स है उसमें, विधायक जी का फिक्स है, मंत्री का फिक्स है। मैं खुलेआम, मैंने देखा है अपनी आंखों से भाई, कमीशन की बात करते हुए, तब मैं बात करता हूं। हाँ, उसका मैंने रिकॉर्डिंग नहीं किया तो इसलिए मेरे पास है नहीं, लेकिन प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। पूरा बिहार जानता है कि करप्शन का क्या लेवल है, कि हजारों करोड़ के बने हुए पुल रातों रात ढह जाते हैं, हजारों हजार करोड़ के बने हुए बांध एक बारिश में धुल जाती है। करप्शन का इंतहा है। रोड बना नहीं, बारिश हुई नहीं, गड्ढा दिखता है रोड पे, बना हुआ, नया बना हुआ रोड एक बारिश में धुल जाती है। मनरेगा के नाम पर वहां पे मुखिया जी की पतोह से लेकर के बेटा से लेकर सब मजदूर बना हुआ है रिकॉर्ड में। ये स्थिति है। गांधी का राजनीति है लोक कल्याण के लिए निस्वार्थ भाव से जो है प्रवेश करो राजनीति में। क्या ऑप्शन होगा? लोक कल्याण। राजनीति में सिर्फ सत्य चलेगा, सत्य विहीन राजनीति नहीं चलेगी। सत्य के बिना राजनीति गलत है, ये गांधी का विचार तो हो ही नहीं सकता। धर्म के बिना राजनीति, गांधी राजनीति में धर्म का प्रयोग करना चाहते हैं, लेकिन इसके पीछे भी इसका लॉजिक ये है, लोक कल्याण। कहां से कहां आ गए 77 सालों में। एक पॉलिटिकल पार्टी है जो हर चीज में धर्म को घुसाती है, और एक पॉलिटिकल पार्टी है जो हर चीज में जाति को घुसाती है। एक पॉलिटिकल पार्टी है जो अपने आप को वंचित वर्ग का पार्टी कहती है, और वो सिर्फ इसी बात का रोना रोती रहती है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। तो कोई धर्म की राजनीति कर रहा है, कोई जाति की राजनीति कर रहा है, कोई रिजर्वेशन की राजनीति कर रहा है। कल्याण हो भारत का। क्वेश्चन नंबर 11, एट विच रेलवे स्टेशन इन साउथ अफ्रीका वॉज गांधी थ्रोन ऑफ द ट्रेन? दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से उतार दिया गया था? उतार क्या दिया गया था? फेंक दिया गया था। एक मूवी है जिसको ऑस्कर भी मिला है,
जो वो हीरो याद नहीं आ रहा है, हॉलीवुड का हीरो है, गांधी, मूवी का नाम ही है गांधी। आप देखिए, बहुत कमाल का मूवी है, बहुत कमाल का मूवी है ना। तो ये किस स्टेशन पे किया गया था? ये जा रहे थे डरबन से प्रिटोरिया। कहां से कहां जा रहे थे? डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे, और उस बीच में पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन पे इनको उतार के फेंक दिया गया था। याद रखना है, ये कहां से कहां जा रहे थे? डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे, केस की तहकीकात करने, केस को समझने, केस के बारे में जानने, और इसी क्रम में इनके साथ ये घटना हुआ है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, Who was the political guru of महात्मा गांधी? महात्मा गांधी ने किसको अपना राजनीतिक गुरु माना है? पहले से परिचय था। इनफैक्ट ये व्यक्ति गांधी से मिलने साउथ अफ्रीका भी गए थे, वहां के लोगों को इन्होंने भाषण भी दिया। ये कौन व्यक्ति हैं? भारत जब आते हैं तो इन्होंने, ये बड़े प्रभावित है गांधी जी इनके विचारों से, इनके तौर तरीकों से। कौन है ये? ये हैं महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। राजनीतिक गुरु जो है वो कौन है? आप सबको पता है, जुबान पे है, गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु हैं महादेव गोविंद रानाडे। याद रखिएगा, इनके राजनीतिक गुरु कौन है? महादेव गोविंद रानाडे। चलिए अगले प्रश्न में चला जाए। अगला प्रश्न क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, वेयर डिड गांधी जी अडॉप्ट सेवा धर्म? सेवा धर्म की भाव कहां अपनाई उन्होंने? सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में, है ना। मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा बनने के प्रोसेस में कहां गए? कौन सा वो जगह था जहां पे वो महात्मा बनने के प्रोसेस में गए? एक दिन में तो महात्मा गांधी बने नहीं। मोहनदास से महात्मा बनने में एक लंबा दौर रहा। एक कामातुर व्यक्ति, यौन आकर्षण से बंधा हुआ व्यक्ति, एक गुस्सैल स्वभाव का पिता, एक गुस्सैल स्वभाव का पति, जो दुनियावी बातों में फंसा हुआ व्यक्ति, कैसे इन सब चक्करों से निकल करके महात्मा की श्रेणी में चला गया, महात्मा की कैटेगरी में चला गया। ये प्रोसेस था। ये रातों रात ऐसा नहीं हुआ महात्मा बुद्ध की तरह कि उन्होंने जो है बोधि वृक्ष के नीचे वो बैठे और तप किया और रातों रात उनको बोधिसत्व मिल गया, ज्ञान की प्राप्ति हो गई, वो महात्मा कहलाने लगे, महात्मा बुद्ध। मोहनदास करमचंद गांधी के महात्मा बनने का एक लंबा प्रोसेस था। अधेड़ा अवस्था में जा करके उन्होंने वो प्राप्त किया जिससे वो महात्मा कहलाए। उनके पुस्तक का नाम, उनके जीवनी का, ऑटोबायोग्राफी का नाम है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। तो कैसे उन्होंने सत्य के साथ प्रयोग किया अपने जीवन यात्रा में, और कैसे अपने आप को मोहनदास से महात्मा की तरफ बदला, ये अपने आप में एक बड़ी रोचक कहानी है। इसको पढ़ेंगे हम लोग जब लेक्चर सीरीज स्टार्ट होगा तब। तो उन्होंने सेवा धर्म, सेवा भाव कहां अपनाया था? मुंबई, शांति निकेतन, दक्षिण अफ्रीका या पुणे? तो आपको पता ही है कहां पे अपनाया होगा, दक्षिण अफ्रीका में अपनाया होगा। अगले प्रश्न में चले। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल ऑफ पॉलिटिक्स इज नॉट प्रेजेंटेड बाय गांधी जी? निम्नलिखित में से राजनीति का कौन सा मॉडल गांधी जी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया था? राजनीति का तात्पर्य गांधी के लिए क्या है? नैतिकता, सत्य, अहिंसा। राजनीति के लिए गांधी के राजनीति का मतलब क्या है? धर्म। गांधी के लिए राजनीति क्या है? मानवता। गांधी के लिए राजनीति क्या नहीं है? पावर। सत्ता के लिए वो नहीं राजनीति करना चाहते हैं। सत्ता, राजनीति का मतलब सत्ता नहीं है, शक्ति नहीं है, यह सत्ता होना चाहिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, गांधी का राजनीति का महत्व सत्ता के लिए नहीं। ठीक है, चलते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 की बारी है। विच ऑफ द फॉलोइंग आश्रम्स एसोसिएटेड विद द महात्मा गांधी इज द ओल्डेस्ट? महात्मा गांधी से जुड़ा निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम सबसे पुराना है? अब आपको मैं बता दूं, साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 में पहले की जाएगी। 1915 में एक कोचरब नामक जगह पे, कोचरब एक बिल्डिंग में
कोचरब में उन्होंने एक बिल्डिंग लिया था, वहां पे उन्होंने सबसे पहले, इसका नाम पहले सत्याग्रह आश्रम रखा गया। क्या रखा गया? सत्याग्रह आश्रम रखा गया था, याद होना चाहिए। और बाद में चल के ये शिफ्ट हो गया 1917 में, ये शिफ्ट हो गया साबरमती नदी के किनारे, साबरमती नदी के किनारे, और वहां पे शिफ्ट हो गया। और इसीलिए इसको क्या कहा गया? साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम। और इसकी भी अपनी कहानी है। साबरमती आश्रम जो है वो जेल और शमशान के बीच में था, जेल और शमशान के बीच में था। तो ये साबरमती आश्रम है, तो उनका मानना था कि यह सबसे उचित स्थान है हमारे प्रयोग के लिए, हमारे सत्याग्रह के प्रयोग के लिए, हमारी आज़ादी की लड़ाई के लिए, क्योंकि या तो हमें यहीं जाना है, नहीं तो या तो हमें यहीं जाना है ना। तो फिनिक्स आश्रम, फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में की थी गांधी जी ने, दक्षिण अफ्रीका में, डरबन में। और वर्धा आश्रम, वर्धा आश्रम की स्थापना उन्होंने 1936 में की। इन्होंने अपने जीवन के बहुत बहुमूल्य समय, इन्होंने जब उन्होंने साबरमती आश्रम छोड़ दिया दांडी यात्रा के पश्चात, उन्होंने प्रण किया कि जब तक भारत आजाद नहीं होगा तब तक मैं साबरमती जाऊंगा नहीं। तो उन्होंने अपना बाकी समय कहाँ बिताया? वर्धा में बिताया, जिसको सेवा आश्रम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेवा आश्रम भी कहा जाता है। और सदाकत आश्रम की स्थापना 1921 में गांधीवादी नेता और कांग्रेस के नेता मजहरुल हक ने किया था। कहां पे? पटना में। ये कहां पे है? पटना में। ठीक है। तो सबसे पुराना कौन सा है? फिनिक्स है ना, 1904 में स्थापित, दक्षिण अफ्रीका में स्थापित किया गया था फिनिक्स आश्रम। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने 2 आश्रम स्थापित किए थे, एक तो टोल्स्टॉय फार्म और एक फिनिक्स आश्रम। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। ये आपको फैक्ट्स आपके सामने बहुत सारे निकल के आ गए, अब चला जाए आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 16 कहता है महात्मा गांधी बिल्ट एन आश्रम ऑन द बैंक ऑफ द साबरमती नियर अहमदाबाद, इट वाज कॉल्ड। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के पास साबरमती के तट पर एक आश्रम बनाया, इसे क्या कहा जाता था? साबरमती को पहले, अभी मैंने बताया, जब तक कोचरब में था तब तक उसको किस नाम से जाना गया? सत्याग्रह आश्रम से। तो सी मेरा ऑप्शन हो जाएगा, सत्याग्रह आश्रम इज द करेक्ट आंसर। तो हमें नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ना चाहिए, अगले प्रश्न पे बढ़ना चाहिए। साबरमती आश्रम को सत्याग्रह आश्रम भी कहा जाता था। इनफैक्ट पहले सत्याग्रह आश्रम ही था, बाद में साबरमती आश्रम हुआ। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ गांधी जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिए, पहला कथन है सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को परास्त करना है, सत्याग्रही का हथियार अहिंसा है, सत्याग्रही को अपने संकल्प पर दृढ़ विश्वास रखना चाहिए, और डी है सत्याग्रहियों को विद्रोहियों के प्रति कोई दुर्भावना नहीं रखनी चाहिए। गांधी कहते हैं कि व्यक्ति से नफरत मत करो, व्यक्ति की बुराइयों से नफरत करो, व्यक्ति से दुश्मनी के भाव मत रखो, व्यक्ति से बैर का भाव मत रखो, उसके अंदर की दुर्गुणों से रखो, उसके अंदर जो छुपी हुई दुर्भाव है उससे रखो, व्यक्ति का कोई दोष नहीं है उसमें। तो यदि हमें सत्याग्रह करना है तो उस व्यक्ति के दुर्गुणों से करो, व्यक्ति के क्रोध से करो, व्यक्ति के हिंसात्मक रवैये से करो, व्यक्ति के जो पापी भाव है उनसे करो, व्यक्ति को माफ कर दो, व्यक्ति का कोई दोष नहीं है उसमें, तब जाकर के। और सत्याग्रह मतलब ऐसा आग्रह जिसमें सत्य की प्राप्ति हो, और सत्य के प्राप्ति का रास्ता एक ही है, वो है अहिंसा का रास्ता अख्तियार करना। अहिंसा के रास्ता अपना करके ही हम सत्य प्राप्त कर सकते हैं। हमें अपने दुश्मनों के दुर्भावों के प्रति हिंसात्मक रवैया नहीं अपनाना, फिर तो वो व्यक्ति चोटिल होगा। व्यक्ति के साथ हिंसा करोगे चोटिल होगा, फिर तो व्यक्ति के साथ तुम बुरा कर रहे हो, उसके भाव उसके दुर्गुणों से के खिलाफ तुम नहीं कर रहे हो, कुछ उस व्यक्ति के खिलाफ कर रहे हो। तो व्यक्ति को बदलना है, व्यक्ति को सुधारना है ना। तो उन्होंने कहा, तो पहला होगा क्या? सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को परास्त करना है, ये नहीं होगा, शत्रु के दुर्गुणों को परास्त करना है। मुन्ना भाई एमबीबीएस देख लो। सत्याग्रही का हथियार अहिंसा है, सही है। सत्याग्रही को अपने संकल्प पर दृढ़ विश्वास रखना चाहिए, एकदम सही है। डिगना नहीं है, घबराना नहीं है कि हम कहीं फेल तो नहीं कर जाएंगे, हमारा सत्याग्रह कहीं टूट तो नहीं जाएगा।
गांधी ने कहा ये तो कहावत है, एक गाल कोई दे तो दूसरा गाल भी आगे कर दो, एक गाल पे कोई मार दे तो दूसरा गाल भी आगे कर दो। दृढ़ विश्वास रखो अपने सत्याग्रह पे कि सफल होगे। सत्याग्रही को विरोधियों के प्रति कोई दुर्भावना नहीं रखनी चाहिए, उनके मन में उन सत्याग्रहियों को उनके मन में कोई पाप नहीं होना चाहिए अपने विरोधियों के प्रति। ठीक है, ये इसी कारण से तो अंग्रेज घबराते थे, भाई इस बंदे को किस चीज के खिलाफ इसके ऊपर एक्शन ले, क्या करता है ये, कुछ तो करता नहीं, कोई हिंसात्मक रवैया अपनाता नहीं, सिर्फ उपवास पे बैठ जाता है और उपवास पे बैठने के साथ पूरा देश इसके साथ हो लेता है ना। इससे घबराहट होती थी अंग्रेजों को, इनके सत्य से, इनके अहिंसा के रास्ते से घबराहट होती थी। अब ये कोई देवता तो है नहीं, गलतियां तो इनसे भी हुई हैं, गांधी को हर चीज के लिए जिम्मेदार नहीं बना सकते। और जो जिम्मेदार ठहराते हैं आज के वक्त में गांधी को, और गांधी को जो गाली देते हैं, वो अपने अंदर गिरबान में झांक के देख ले कि यदि वो होते उस वक्त, आज के वक्त में तुम सिस्टम के खिलाफ लड़के दिखाओ ना, तुम अंग्रेजों का छोड़ो, जो गांधी को जो गाली देते हैं उनसे मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आज के वक्त में गलत सिस्टम में होने वाली जो करप्शन है, जो घोटाले हैं, उनके खिलाफ लड़के दिखाओ यदि तुम्हारे अंदर इतनी काबिलियत है तो, वरना गांधी को गाली देने की कोई औचित्य है नहीं और तुम लायक नहीं हो। एक खास विचारधारा को फॉलो करने वाले लोग सीधे सीधे गांधी को जिम्मेवार ठहरा देते हैं। तो गांधी कोई देवता तो है नहीं, मनुष्य है, राजनीति कर रहे हो, राजनीति में गलतियां होती हैं, ठीक है, उस पर चर्चा किया जाएगा, है ना। तो चलिए ऑप्शन क्या है, ए, हमारा यह कथन सत्य नहीं है, सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को परास्त करना नहीं। ठीक है, चलिए अगले स्टेटमेंट में चलते हैं। अगला स्टेटमेंट क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू गांधी जी द क्रूएलेस्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस इज, गांधी जी अनुसार हिंसा का सबसे क्रूरतम रूप क्या है। एक ही उनका मानना है कि देखो, गरीबी अगर अस्थायी रह गई तो व्यक्ति जीवन भर उसको झेलेगा, जीवन भर कष्ट में है, और जीवन भर कष्ट में है अर्थात वो उसके साथ हिंसा है, वो हिंसा का एक रूप है। हिंसा के कई सारे रूप होते हैं, मारपीट की हिंसा जरूरी नहीं है, मानसिक प्रताड़ना भी तो हिंसा है, सिर्फ फिजिकल वायलेंस नहीं होता, वो जो शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर देना वो प्रताड़ना नहीं है, मानसिक रूप से प्रताड़ना भी एक तरह का प्रताड़ना है, एक तरह का हिंसा है। और गरीबी में रहना एक तरह का मानसिक प्रताड़ना है, जीवन भर उसका कष्ट है, ये तो कचोटता है ना। हमेशा जो है तनाव में वो व्यक्ति रहेगा जो गरीबी झेल रहा है, ये हिंसा का सबसे क्रूरतम रूप है। उन्होंने कहा गरीबी हिंसा का सबसे क्रूरतम रूप है, गरीबी का कायम रहना हिंसा का सबसे क्रूरतम रूप है। ठीक है, तो प्रयास करना चाहिए गरीबी से बाहर निकलने के लिए, इससे हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए, है ना। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, व्हाट मेथड डिड गांधी जी सजेस्ट फॉर फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग के लिए गांधी जी ने कौन सी विधि सुझाई। देखो जी, गांधी जी की शादी होती है 13 वर्ष की उम्र में, उनके अपने भाई करसनदास और चचेरे भाई हैं, एक कजन है तुलसीदास के बेटे, चाचा है उनके तुलसीदास, उनके बेटे, और वो 3 लोगों की शादी एक साथ होती है। अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं गांधी जी की बड़े उत्साही हैं गांधी जी, क्योंकि उन्हें नए कपड़े मिलने वाले हैं, उनका आदर सत्कार किया जा रहा है, और उनको एक नई अजनबी लड़की दोस्त मिल रही है खेलने के लिए। 13 वर्ष का बालक, आज का 13 वर्ष का बालक के पास बहुत दिमाग है, वो सारी चीजें जानता है, मोबाइल की सहायता से वो हर चीज जानता है। लेकिन ये 19वीं शताब्दी की बात चल रही है, ठीक है। तो जवान हो रहा बालक है, गांधी जी जवान हो रहे हैं, मन में उत्सुकता है, यौनाकर्षण है, ठीक है। तो जब पत्नी मिली तो काम वासना में लिप्त हो गए ये एक तरह से। तो जो एक पितृ भक्ति थी, पिता एक कहीं संस्मरण में है कि जब इनकी शादी हुई और शादी में जब पहुंचते हैं तो देखते हैं पिता के हाथ में पट्टियां लगी हुई हैं। पता चला कि शादी में आते वक्त इनकी गाड़ी पलट गई थी और इस कारण से चोटें आई थी। पिता इनके बीमार रहने लगे थे और 1882 में इनकी शादी होती है, कहीं कहीं 83 भी लिखा जाता है, 1882 में इनकी शादी होती है 13 वर्ष की उम्र में।
और 16 वर्ष की अवस्था आते आते जो है ये बहुत ज़्यादा अपनी पत्नी के साथ ही दिन रात रहते हैं, हमेशा पत्नी को छोड़ना नहीं चाहते, पत्नी के साथ ही चिपके रहते हैं। लेकिन इसी बीच पिता की ज़्यादा जो है तबीयत खराब होने लगती है, तो पिता की सेवा भी करते हैं और पिता का दिन रात पैर दबाना, मालिश करना, इनके जीवन में जीवन भर एक तरह एक मलाल रह गया। किस बात की मलाल रह गई कि एक रात में एक रात है, एक रात्रि है जिस दिन वो अपने पिता का हाथ पैर दबा रहे होते हैं और इसी बीच उनके चाचा आ जाते हैं और चाचा बोलते हैं कि जाओ तुम, मैं जो है यहाँ पर बैठता हूँ। और ये उस वक्त बेचैन होते हैं, लगा पिता की सेवा कर रहे हैं लेकिन मन पत्नी में लगा रहता है। और उस समय इनकी पत्नी गर्भवती होती है, उस समय इनकी पत्नी प्रेग्नेंट होती हैं, अर्थात कस्तूरबाई प्रेग्नेंट होती हैं। इनके पत्नी का नाम क्या है? कस्तूरबाई, जो बाद में चल के कस्तूरबाच बन जाएगा। तो कस्तूरबाई उस समय गर्भवती होती हैं और इसके बावजूद भी ये जो है यौनाकर्षण में लिप्त है, अपने पत्नी के साथ जाना चाहते हैं, प्रेमालाप करना चाहते हैं। तो सेवा कर रहे हैं, पिता का लगा हुआ है मन पत्नी पे। अब इस क्रम में जब चाचा जैसे आते हैं, इनको मौका हाथ लगा कि जल्दी से पत्नी के पास चले जाएं, पत्नी के पास चले गए। रात के वक्त में इनकी गेट ठकठकाई जाती है, नॉक होता है इनके गेट पे, खोलते हैं, पता चलता है पिता की मृत्यु हो गई। अपने जीवनी में लिखा, जीवन भर वो पश्चाताप में रहते हैं, काश वो यौन, उनमें आत्म संयम होता, खुद को रोकने की ताकत होती यौनाकर्षण से। और काश वो अपने पिता के साथ होते जब उनकी पिता की मृत्यु हुई। जीवन भर कचोटा उनको, इसके लिए उन्होंने खुद को दोषी माना। और इतना ही नहीं, उनकी प्रेग्नेंट वाइफ की का गर्भाधान हो गया, मतलब कि उनके उसका बच्चा गिर गया। कस्तूरबाई की का बच्चा गिर गया, बच्चे की मृत्यु हो गई, जन्म ही नहीं हुआ। उसके लिए भी तो दो तरफा इनको झटका लगा। एक इनके जो सेक्सुअल एक्टिविटी के कारण, सेक्सुअल अट्रैक्शन के कारण जो है उनके जीवन भर पश्चाताप में जलते रहे, पिता के साथ नहीं उन्होंने अंतिम समय बिताया। और दूसरा उन्हीं के कारण जो है बच्चे की मृत्यु भी हो गई, इसके लिए भी उन्होंने खुद को ही दोषी माना। उन्होंने समय के साथ इन चीज़ों पर कंट्रोल किया। शुरुआती दौर में ये नहीं, इनफैक्ट 4 बच्चे हैं गांधी जी के, इनफैक्ट 4 बच्चे के बाद इन्होंने समय के साथ धीरे धीरे इन चीज़ों पर उन्होंने कंट्रोल किया। और जब इन पे विजय पाली उन्होंने, जब अपने जो है काम शक्ति का पर इन्होंने विजय पाली, तो इन्होंने कहा कि फैमिली प्लानिंग कैसे की जा सकती है, आत्म संयम से, अपने आप को रोक करके, इसके लिए और कोई अतिरिक्त जरूरत नहीं है। तो क्या हो जाएगा? आत्म संयम हो जाएगा, बांधेकरण, रोकथाम या लूप की आवश्यकता नहीं है। खुद पे कंट्रोल रखो, फैमिली प्लानिंग अपने आप हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, इन गांधीज व्यूज नॉन वायलेंस मीन्स, गांधी के विचार में अहिंसा का क्या मतलब है? अहिंसा, इनका 2 हथियार, सत्य और अहिंसा। तो अहिंसा के पथ पर चलकर क्या मंजिल प्राप्त करना? सत्य रूपी मंजिल प्राप्त करना। हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है? सत्य की प्राप्ति। इनका मतलब है कि सत्य की प्राप्ति ही मोक्ष की प्राप्ति है। तो अहिंसा के रास्ते पर चलकर ही हम सत्य की प्राप्ति कर सकते हैं। और जिसने सत्य की प्राप्ति कर ली, मोक्ष का प्राप्ति हो गया उसको। सत्य के प्राप्ति का मार्ग, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। बाकी पढ़ो भी तो कोई दिक्कत नहीं है। राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करना, अहिंसा के रास्ते, अहिंसा का ही माध्यम अपना करके उन्होंने राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त की है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अंतिम लक्ष्य क्या है? सत्य की प्राप्ति ही है। ठीक है ना? भगवान को याद करने का एकमात्र तरीका है, ऐसा जरूरी नहीं है कि अहिंसा के रास्ते से ही भगवान को याद करे सिर्फ, और जो है आत्मविलीनीकरण। तो ये तीनों ही ऑप्शन इनकरेक्ट है। और अहिंसा का भाव तो इनके यहाँ इनका जो पालन पोषण हुआ है, इनका जो जिस परिवेश में रहे, वहीं से इनके अंदर अहिंसा की भाव पैदा हो गए। क्योंकि जिस परिवार से बिलोंग करते हैं और जिस वर्ग से बिलोंग करते हैं, उसमें एक कीड़े को भी मारना पाप है ना। एक सिंपल कीड़ा को भी बचाने की प्रयास की जाती थी इनके वर्गों में। इनके जिस वर्ग से आते हैं, बनिया वर्ग से आते हैं, वैष्णव जो है धर्म अपनाए हैं। जैन लोगों से भी बड़े प्रभावी हैं, जैन साधु संतों से भी इनका बड़ा, इनके परिवार का उठना बैठना है। तो वहां पर
तो एक कीड़े को भी बचाने की प्रथा है कि कीड़े को भी बचाओ, है ना। तो अहिंसा का भाव इनके बचपन से है, धर्मपरायण व्यक्ति ये बचपन से है, इनके परिवार से ही इनके खून में आया, खासतौर पे माता से। Which of the following was the couple theory of Gandhi's राम राज्य? निम्नलिखित में से कौन सा गांधी के राम राज्य का युगल सिद्धांत है? अस्पृश्यता का उन्मूलन और निषेध, सत्य और अहिंसा। देखो जी, सत्य और अहिंसा जहां देखो मार दो, बाकी पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। सत्य और अहिंसा, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, यही तो दो हथियार हैं गांधी के जिसके बदौलत उन्होंने स्वतंत्रता की प्राप्ति करी है। हालांकि बाकी महापुरुषों का उतना ही योगदान है, लेकिन भारत में जन आंदोलन शुरू करने का श्रेय गांधी को जाता है। Which of the following is correct regarding गांधी जी? गांधी जी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? मार्क्सवाद के बिना मार्क्सवादी, समाजवाद के बिना समाजवादी, व्यक्तिवाद के बिना व्यक्तिवादी, या ऑप्शन डी समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी। सोशलिस्ट नेचर के ना, क्योंकि समाज के बारे में, समाज के कल्याण के बारे में सोचते हैं, और समाज के कल्याण के बारे में सोचना ही समाजवाद है। समाज में सब बराबर हो, समाज में सबकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो, बराबर की स्थिति, बराबरी का दर्जा हो, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो, समाजवाद का ही कॉन्सेप्ट है ना। लेकिन समाजवाद में भी यह व्यक्तिवाद है, समाज के कल्याण के साथ व्यक्ति का भी कल्याण। ये रस्किन का जब उन्होंने पुस्तक पढ़ा, वहां से इनको ये चीजें मिली। समाज के कल्याण में व्यक्ति का कल्याण छुपा हुआ है। यदि सोसाइटी का वेलफेयर हो रहा है तो वहां पे इंडिविजुअल एक कोई व्यक्ति है उसका भी वेलफेयर हो रहा है, कल्याण हो रहा है ना। तो समाजवादियों में व्यक्तिवादी हैं, साथ ही साथ मार्क्सवादी। ये क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये राज्य विहीन समाज की बात करते हैं। हालांकि ये कहना एकदम गलत है, सिर्फ एक इस बात से कि ये राज्य विहीन समाज की बात करते हैं, स्टेटलेस सोसाइटी की बात करते हैं, स्टेट क्या एब्सेंस मांगते हैं कि स्टेट होना नहीं चाहिए, है ना। इस बात पर सिर्फ हम मार्क्सवादी कह दें तो ये उचित नहीं है। फिर भी उस टर्म में हम इनको संज्ञा दे रहे हैं, तो हम कह सकते हैं समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी। ठीक है, इस पर बाद में और विचार किया जाएगा, इस पूरे स्टेटमेंट पे ही लेक्चर दिया जाएगा। लेकिन हम आगे प्रश्न, क्योंकि इस पे मेंस में प्रश्न पूछ सकता है, इस स्टेटमेंट पर गांधी समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी हैं, आलोचनात्मक व्याख्या करें, क्रिटिकली एग्जामिन करो ये मेंस पर्सपेक्टिव से। क्योंकि बीपीएससी में गांधीयन थॉट्स पढ़ना है, गांधीयन, नेहरूवियन और रविंद्रनाथ टैगोर तीनों के थॉट्स पढ़ने हैं। रविंद्रनाथ टैगोर के नेशनलिज्म का थॉट्स बहुत फेमस है। तो यहां पर इस स्टेटमेंट से रिलेटेड बीपीएससी का मेंस का प्रश्न उठाया जा सकता है, लेकिन जब उसका लेक्चर चलेगा तो देखेंगे। तो ये समझना आवश्यक है, लेक्चर सीरीज में हम देखेंगे कि कैसे ये समाजवादियों में व्यक्तिवादी और समाजवादियों में ये मार्क्सवादी हैं। पता चला कि 1 घंटा इसी में निकल गया और क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड एम.के. गांधी अटेंड फॉर द फर्स्ट टाइम? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस सत्र में एम.के. गांधी पहली बार शामिल होते हैं? तो महात्मा गांधी पहली बार जब वो दक्षिण अफ्रीका से वापस आते हैं, बीच बीच में वो आते रहे, ऐसा नहीं कि लगातार 21-22 साल वो दक्षिण अफ्रीका में रहे, वो भारत आते रहे हैं काम से, पारिवारिक काम से, और कभी पत्नी को लेने, कभी पत्नी को पहुंचाने। ये पहली बार इन्होंने कलकत्ता सत्र 1901 में ये शामिल हुए थे, और यहीं पे इनकी गोपाल कृष्ण गोखले से मुलाकात होती है, और तत्पश्चात गोपाल कृष्ण गोखले दक्षिण अफ्रीका भी जाते हैं इनसे मिलने के लिए। ठीक है, तो कलकत्ता सत्र 1901 में पहली बार ये मिलते हैं, और उसके बाद कलकत्ता सत्र के बाद ये पहली बार किस सत्र में शामिल होंगे? पहली कलकत्ता सत्र 1901 में, और फिर उसके बाद सीधे अनाउंस सत्र 1916 में। ठीक है, तो चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू एड्रेस गांधी जी एज महात्मा? निम्नलिखित में से कौन गांधी जी को महात्मा का अंगर संबोधित करने वाला प्रथम व्यक्ति है? जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस। गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग भारत में कहां हुआ? आप सबको पता है, चंपारण। तिनकटिया प्रथा के खिलाफ इन्होंने जांच किया और पाया कि हाँ, वहां के किसानों का शोषण हुआ है, तिनकटिया प्रथा के नाम पर किसानों का शोषण होता रहा है। और जब चंपारण सत्याग्रह हुआ और उसमें जो गांधी जी ने किया
उसके पश्चात गांधी के विचारों से सहमत होते दिखते हैं ये व्यक्ति। और वो यह व्यक्ति कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। जब चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत होने जा रही है, जब यह सत्याग्रह इनिशिएट होने जा रहा है, उस समय ये व्यक्ति गांधी के विचारों का समर्थक नहीं है। इनको लगता है कि गांधी के विचारों से हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन चंपारण सत्याग्रह जब फेमस हो जाता है, चंपारण सत्याग्रह जब सक्सेसफुल हो जाता है, तब जो है यह व्यक्ति सहमत होता दिखता है। यह कौन व्यक्ति है? रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर। इन्होंने ही चिट्ठी लिख करके, इन्होंने एक चिट्ठी लिखा और इस चिट्ठी में क्या कहा? गांधी को महात्मा, और तब से हम गांधी जी को महात्मा गांधी के नाम से बोलते हैं। ठीक है, सम्मान में। ठीक है, अगले प्रश्न में चलने की बारी। और ये कब हुआ आपको पता चल गया ना? कब? चंपारण सत्याग्रह के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा कहा है। इन विच ईयर महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका? 1893 में जाते हैं और लौट के कब आते हैं? 1893 में जाते हैं और परमानेंटली लौट के कब आते हैं? 1915 में। तो 15 साल, इनफैक्ट 14 साल ही, क्योंकि ये 9 जनवरी को ही चले आते हैं, तो हम 15 तो नहीं काउंट करेंगे, तो 14 साल इधर और 7 साल इधर, 14 7 21 साल जो है वो दक्षिण अफ्रीका में प्रवास करते हैं। कब आते हैं? 1915 में। ठीक है, ओके। तो अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सत्याग्रह मूवमेंट डिड गांधी जी नॉट डायरेक्टली पार्टिसिपेट? अच्छा, कौन सा इसमें जो है इन्होंने डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं किया? राजकोट सत्याग्रह, यहाँ पे तो डायरेक्ट गांधी जी ने ही स्टार्ट किया था सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह गांधी का ही रोल था। असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था। वायकम सत्याग्रह जो है यहाँ पे गांधी जी का प्रत्यक्ष रोल नहीं दिखता है। वायकम सत्याग्रह कब शुरू किया गया था? वायकम सत्याग्रह, वाइकुम 1924 में। वाइकुम जो है केरल का एक प्रांत था, केरल का एक क्षेत्र था, वहां पे शुरू किया गया था। किसके खिलाफ शुरू किया गया था? छुआछूत के खिलाफ शुरू किया गया था। छुआछूत, मंदिरों में प्रवेश को लेकर के यह आंदोलन था। मंदिरों में प्रवेश को लेकर के यह आंदोलन था और इसमें सबसे बड़ा रोल प्रवेश को लेकर के टी.के. माधवन का बहुत बड़ा रोल दिखता है। और टी.के. माधवन के अलावा में नारायण गुरु का भी यहाँ पे रोल दिखता है, नारायण गुरु। लेकिन गांधी 1924 में शुरू होता है। 1925 में गांधी जी जाते हैं, त्रावणकोर की रानी से बात करते हैं और त्रावणकोर की रानी से बात करने के बाद इनडायरेक्ट वे में, गांधी जी का डायरेक्ट रोल नहीं रहा इस आंदोलन में, इनडायरेक्टली जो 1925 में गांधी जी त्रावणकोर जाते हैं और त्रावणकोर जाकर के वहां की महारानी, वहां की रानी से बात करते हैं और दलितों को सड़कों पर चलने की आज़ादी दिलवाते हैं। हालांकि मंदिरों में प्रवेश अभी भी नहीं मिलता है, मंदिरों में प्रवेश की इजाज़त अभी भी नहीं मिलती है, लेकिन सड़कें खुलवा दी गई दलित वर्गों के लिए। तो वाइकम सत्याग्रह जो है उसमें गांधी जी ने डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं किया था, इनडायरेक्ट वे में उनका वहां पे रोल दिखता है। चलते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कहता है देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27। महात्मा वॉज एडेड बिफोर गांधी जी नेम। अभी हो गया चंपारण सत्याग्रह के दौरान, अभी चर्चा हो ही गई है। चंपारण सत्याग्रह के दौरान इनके नाम में महात्मा शब्द जोड़ा गया है, तो क्या हो जाएगा? चंपारण सत्याग्रह जो है ये प्रथम, भारत में प्रथम प्रयोग इन्होंने किया चंपारण सत्याग्रह, जो एक सफल आंदोलन रहा और ये क्षेत्रीय आंदोलन था। गांधी जी द्वारा शुरुआती दौर में अखिल भारतीय आंदोलन नहीं शुरू किया गया था, पहले 3 क्षेत्रीय आंदोलन किए गए। पहला जो है चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद जो है अहमदाबाद मिल सत्याग्रह और तीसरा खेड़ा सत्याग्रह। तीनों ही सत्याग्रह सफल रहा। तत्पश्चात वो जो है एक बड़ा अभियान करने की ठानेंगे। अगले प्रश्न में चलते हैं। गांधी जी आइडियोलॉजी हैज बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय हुम? गांधी जी की विचारधारा किससे प्रभावित है? गांधी जी की विचारधारा रस्किन से, थोरो से और टोल्स्टॉय से। ये तीनों ही व्यक्ति इनके जीवन में बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। तीनों ही व्यक्तियों के, तीनों ही महान जो व्यक्ति हैं, थोरो, टोल्स्टॉय या रस्किन, इनकी पुस्तकों को पढ़ के ही गांधी बड़े प्रभावित होते हैं। और टोल्स्टॉय जो है वो रशियन राइटर है, तो वहां पर जो है बदलाव जो दिखता है गांधी में, गांधी के विचारों में जो बदलाव दिखता है, गांधी के जीवन में जो बदलाव दिखता है, वो इन्हीं तीनों के पुस्तकों को पढ़ के होता है। और ये तीनों ही पुस्तक, तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से एक से अधिक हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों ही व्यक्ति से प्रभावित हैं, रस्किन, थोरो और टोल्स्टॉय। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग।
Who among the following said that waste of foreign goods, foreign cloth is the best treatment to deal with them? निम्नलिखित में से किसने कहा था कि विदेशी कपड़ों की बर्बादी उनसे निपटने का सबसे अच्छा व्यवहार है? आपको पता है कि भारत अंग्रेजों के लिए एक बाजार था। भारत में अंग्रेज शासक इसलिए थे ताकि वो यहाँ से तो धन कमाए ही, यहाँ के संसाधनों से धन कमाए ही, यहाँ को बाजार बना करके अपने माल को बेच करके भी अधिकतम मुनाफा जनरेट कर सके। व्यापारी है, शासक तो है ही, कॉलोनी तो है ही हमारा उनके लिए, लेकिन ये भारत को बाजार भी बना कर रखे हुए थे, उनके लिए बाजार है भारत। तो यदि हम विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर दे, यदि विदेशी वस्तुओं को हमने छोड़ दिया तो खरीदेगा कौन? अपने आप सप्लाई घट जाएगा, और सप्लाई घट जाएगा तो घाटा होगा ना अंग्रेजों को, और ये घाटा अंग्रेज सहन नहीं कर सकते। फिर उनको अपना डिमांड्स मानना पड़ेगा, क्योंकि माल बेचना है उनको, और माल बेचना है तो हमें अपनी डिमांड्स को मनवाना पड़ेगा उनसे। कैसे? विदेशी वस्तुओं को जला करके, विदेशी वस्तुओं को बर्बाद करके, है ना। तो ये किसने कहा है? विदेशी कपड़ों की बर्बादी उनसे निपटने का सबसे अच्छा व्यवहार है, क्योंकि विदेशी वस्त्र या विदेशी वस्तुएं जो हैं वो उनके लिए मुनाफा कमाने का एक जरिया है, और यदि हम उनको यूज करना छोड़ दें तो अपने आप धरातल पे आ जाएंगे अंग्रेज, है ना। तो किसने कहा है? महात्मा गांधी। चर्चा उनकी चल रही है तो महात्मा गांधी ही होंगे, बाकी क्यों होंगे? रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं होंगे, या फिर CR दास नहीं होंगे, सुभाष चंद्र बोस नहीं होंगे, कौन होगा? महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 29 हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 30? व्हाट वाज द टाइमलाइन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इन द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ महात्मा गांधी? महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन में निम्नलिखित घटनाओं की समय रेखा क्या है? चंपारण सत्याग्रह 1917, ठीक है ना। अहमदाबाद मिल सत्याग्रह हड़ताल 1918, खेड़ा सत्याग्रह 1918, जस्ट अहमदाबाद मिल सत्याग्रह के जस्ट बाद खेड़ा सत्याग्रह, और असहयोग आंदोलन 1920। तो पहला होगा 1, 2, 3, 4, कहाँ पे है? 1, 2, 3, 4, तीनों ही है। बी नंबर ऑप्शन हमारा सही है, क्रमबद्ध है। पहले चंपारण हुआ, फिर अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए इन्होंने हड़ताल किया, और पहला अहमदाबाद मिल जो हड़ताल है वो पहला हड़ताल है जहां पे भूख हड़ताल करी उन्होंने। पहली बार उपवास करके सत्याग्रह करने की प्रयोग थी ये भारत में, ठीक है। तो यहां पे हमें 1, 2, 3, 4 मिल गया। अब एक एक करके जब हम इससे संबंधित देखेंगे, चंपारण सत्याग्रह और सब सत्याग्रह से संबंधित प्रश्न, तो हमारे सामने बातें खुल के आएंगी। 31 नंबर क्वेश्चन है, मोहनदास करमचंद गांधी इज बेस्ट नोन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? मोहनदास करमचंद गांधी निम्नलिखित में से किसके लिए जाने जाते हैं? भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय प्रतिरोध के लिए। ऐसे तो पैसिव रेसिस्टेंस की थ्योरी अरविंदो घोष ने दे रखी थी, लेकिन इसको बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट करने का काम किसने किया है? महात्मा गांधी ने। पूरे महात्मा गांधी के समय में क्या क्या उन्होंने किया? महात्मा गांधी ने, देखा जाए तो अगर महात्मा गांधी का भारत में अगर गतिविधियां देख लो तो सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह दिखेगा, उसके बाद हमारा अहमदाबाद मिल सत्याग्रह दिखेगा, उसके बाद खेड़ा दिखेगा, और तत्पश्चात रॉलेट सत्याग्रह दिखेगा। रॉलेट सत्याग्रह के पश्चात खिलाफत दिखेगा। खिलाफत में इनका बहुत बड़ा रोल रहा। खिलाफत के बाद क्या दिखा? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के बाद क्या दिखा? रचनात्मक कार्य इन्होंने किया, क्योंकि असहयोग फेल कर गया था। रचनात्मक कार्य के बाद क्या दिखा? सविनय अवज्ञा नहीं, और सविनय अवज्ञा के बाद क्या दिखेगा? सविनय अवज्ञा के बाद फिर से एक जो है इन्होंने क्या किया? ये गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे नहीं, और गोलमेज सम्मेलन से वापस जब आते हैं तो पुनः जो ये रचनात्मक कार्य में लग जाते हैं, रचनात्मक कार्य। और तब फिर जो है दोबारा व्यक्तिगत सत्याग्रह, इंडिविजुअल, और व्यक्तिगत सत्याग्रह के बाद भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन, और भारत छोड़ो आंदोलन के बाद इन्होंने, इनका प्रमुख कार्य क्या था? दंगों को शांत कराना। दंगों को शांत
देख लो, इनके सारे कार्य का एक लेखा जोखा मैंने सामने रख दिया। चंपारण के बाद अहमदाबाद, उसके बाद खेड़ा, रॉलेट सत्याग्रह, खिलाफत, असहयोग, रचनात्मक कार्य किन्होंने किया, सविनय अवज्ञा, फिर गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना, रचनात्मक कार्य फिर उन्होंने किया। रचनात्मक कार्य में क्या है? छुआछूत के खिलाफ अभियान चलाना, स्वच्छता अभियान चलाना, चरखा अभियान चलाना, लोगों को अपने वस्त्र काटने का प्रशिक्षण देना। व्यक्तिगत सत्याग्रह किया इन्होंने, फिर भारत छोड़ो आंदोलन, और फिर दंगों को शांत कराया इन्होंने, जो दंगे फैले थे पार्टीशन के समय में। तो इन्होंने अपने जितने भी आंदोलन किए उसमें उनका एक झलक किसकी दिखती है? अंग्रेजों के साथ असहयोग करने की, निष्क्रिय प्रतिरोध करने की। स्टेटमेंट ए हमारा है। दूसरा, इस्लामी राष्ट्र की स्थापना की इच्छा के लिए। इस्लामी राष्ट्र की स्थापना ये क्यों करेंगे? हिंदुओं के राजनीतिकरण का विरोध करना, ये भी गलत है। ब्रिटिश राज को समाप्त करने के लिए अहिंसा को प्रोत्साहित करना, तो ये स्टेटमेंट हमारा सही हो सकता है कि ब्रिटिश राज्य को समाप्त करने के लिए अहिंसा को प्रोत्साहित किया गया। लेकिन अहिंसा का प्रयोग किस लिए किया गया? अपने सत्य के प्राप्ति के लिए। तो ये स्टेटमेंट हम उचित उतना नहीं समझेंगे कि इसका यूज जो है सिर्फ ब्रिटिश राज को समाप्त करने के लिए प्रयोग किया गया था। इसका अल्टीमेट एम तो सत्य की प्राप्ति थी। तो ए नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए, निष्क्रिय प्रतिरोध के लिए, है ना, पैसिव रेसिस्टेंस जो है वो यूज किया गया था भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ हमारे सामने प्रश्न है, गांधी जी's boycott of British manufactured product became effective because Britain considered India as a measure। गांधी जी द्वारा ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं का बहिष्कार प्रभावी हो गया क्योंकि ब्रिटेन ने भारत को क्या माना? शिपिंग सेंटर, औद्योगिक केंद्र, विनिर्मित वस्तुओं के लिए बाजार। बस यहीं रुक जाओ। विनिर्मित वस्तुओं के लिए बाजार, जो फिनिश्ड गुड्स है उनको बाजार, उनके लिए बाजार कौन सा है? भारत है। और भारत यदि बाजार खरीदना बंद कर दे, भारत के लोग यदि बाजार ब्रिटिश वस्तुओं को खरीदना बंद कर दें, उनका बहिष्कार करना बंद कर दें, तो ब्रिटेन अपने घुटने पे आ जाएगा, है ना, क्योंकि उनकी मुनाफा कम हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा? ब्रिटेन क्या मानता था? भारत को बाजार मानता था अपने फिनिश्ड गुड्स के लिए। ठीक है, अगले प्रश्न में चलने की बारी है। अगला प्रश्न, तो उनका मानना था कि चूंकि बाजार है तो हमारा बहिष्कार का नीति सक्सेसफुल होगा क्योंकि इससे प्रेशर जनरेट होगा उनके ऊपर। महात्मा गांधी सेड दैट सम ऑफ हिज मोस्ट profound beliefs were reflected into a book called Unto This Last। जॉन रस्किन की पुस्तक है, लिख लीजिएगा। Unto This Last किसकी पुस्तक है? जॉन रस्किन। And that book changed his life। What was the message of this book that changed महात्मा गांधी? महात्मा गांधी ने कहा था कि उनके कुछ सबसे गहन विश्वास Unto This Last नामक पुस्तक में परिलक्षित हुए और उस पुस्तक ने उनका जीवन बदल दिया। इस पुस्तक का क्या संदेश था जिसने महात्मा गांधी को बदल दिया? तो कहा, मैंने इस स्टेटमेंट को पहले भी बोला कि व्यक्ति का कल्याण किसमें निहित है? समाज के कल्याण में, सभी के कल्याण में निहित है। तो ये स्टेटमेंट बी पढ़ लो, व्यक्ति का कल्याण सभी के कल्याण में निहित है। ऑप्शन ए हमारा नहीं होगा। उत्पीड़ित और गरीबों का उत्थान करना एक सुशिक्षित व्यक्ति की नैतिक जिम्मेदारी है। उच्च जीवन के लिए ब्रह्मचर्य और आध्यात्मिक चिंतन की आवश्यकता है। उपरोक्त में से एक से अधिक क्या? ये कुछ नहीं। पहला बी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट है। व्यक्ति का कल्याण में ही सभी के कल्याण में निहित है। सभी का कल्याण होगा तो व्यक्ति का कल्याण अपने आप हो जाएगा। ठीक है ना। तो यह समाजवाद का कहीं ना कहीं यहाँ पे विचारधारा झलकता है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट महात्मा गांधी? चलो, महात्मा गांधी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उनकी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में हुई थी। शुरुआत में मैंने चर्चा करी थी। उनकी शादी 13 वर्ष की उम्र में हुई थी 1882 ईस्वी में। किससे हुई थी? कस्तूरबाई से। उन्होंने लंदन के द इनर टेम्पल में कानून की पढ़ाई की। कोई कॉलेज नहीं था ये, द इनर टेम्पल कोई कॉलेज नहीं था, कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी। ये पेशेवर संगठन था, वकील और न्यायाधीशों का, न्यायिक संगठनों का, है ना। वैसे 4 टेम्पल होते थे, तो ये उसमें 4 टेम्पल थे, 4 संगठन थे, उसमें से एक संगठन में इन्होंने एडमिशन लिया था। तो लंदन के द इनर टेम्पल में कानून की पढ़ाई की। तो ये स्टेटमेंट सही है। वो रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट से सबसे अधिक प्रभावित थे, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो चारों ही स्टेटमेंट सही हैं, और चूंकि चारों स्टेटमेंट सही हैं तो हम डी के साथ जाना चाहेंगे। डी स्टेटमेंट क्या कहता है? डी कहता है केवल 1, 2, 3 और 4। डी नंबर हमारा सही है, केवल 1, 2, 3, 4, मतलब ऑल ऑफ दी अबव या मोर देन वन ऑफ दी अबव, सभी स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखने की बारी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हु अमंग द फॉलोइंग यूज्ड टू से द रॉन्ग मींस नेवर लेड टू द राइट एंड? निम्नलिखित में से कौन कहता था गलत साधन हमें कभी भी सही अंत तक नहीं ले जाते? भाई ये स्टेटमेंट पे भी मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गांधीयन थॉट से ये
गांधी का कहते हैं ना हम लोग, अंत भला तो सब भला। अब अंत भला तो सब भला, अब अंत को प्राप्त करने के लिए माध्यम क्या अपनाया गया? हमारा अंतिम मंजिल है, उसको प्राप्त करने के लिए हमारा माध्यम क्या था? किस रास्ते से हम गए? क्या वो उचित रास्ता था प्राप्त करने का? क्या वो नैतिक रास्ता था? क्या वो सत्य का रास्ता था? हमने जो मंजिल की प्राप्ति करी है वो क्या वो सत्य के रास्ते से प्राप्त करी है? क्या वो उचित रास्ते से? क्या वो नैतिक मोरल ग्राउंड हमारा वो सही था उस रास्ते को प्राप्त, उस रास्ते पे चलने का? या हमें इससे मतलब है कि हमारा एंड क्या है? मीन्स से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ एंड से मतलब है। मीन्स जाए भाड़ में, मतलब माध्यम जाए भाड़ में, कि किस माध्यम से हम जा रहे हैं। हमें तो अपने मंजिल से मतलब है। अब देखो ना बीपीएससी में क्या हुआ। बीपीएससी में एक आईएएस अधिकारी है, उनका नाम सब जगह छाया हुआ था, नाम मैं नहीं लूंगा, विवाद हो जाएगा। ये सारा बिहार जानता है कि इज द मोस्ट करप्टेड आईएएस ऑफिसर इन बिहार। आए हुए थे किसी और कैडर से। कैसे पॉसिबल है कि उन्हीं की संस्थान से, पहले तो एक नौकरी करता हुआ अधिकारी को एक संस्थान चलाने की छूट कैसे मिल गई? क्या दिखा दिया? ट्रस्ट, हम फ्री में पढ़ा रहे हैं। झूठ है भाई साहब। और फिर ये कैसे पॉसिबल है कि उन्हीं के संस्थान से सबसे अधिकतम रिजल्ट निकल गया? क्या सारे पढ़ाकू जो है वहीं पे है? पता चला कि लीक हुआ था क्वेश्चन, और लीक होने में सबसे बड़ा रोल उनका था। 66वीं का क्वेश्चन लीक हुआ, और 67वीं का जब क्वेश्चन लीक हुआ दोबारा, 66वीं के क्वेश्चन का जब क्वेश्चन लीक हुआ तो सिर्फ एक सेंटर पे री एग्जाम हुआ, जबकि वो सारे बिहार में लीक हुआ था। पता चला 66वीं में 300 से ऊपर रिजल्ट था उनके कैंडिडेट का। कैसे पॉसिबल है भाई? दूसरा, जब 67वीं का क्वेश्चन लीक होगा तो पता चला कि उन्हीं के व्हाट्सएप नंबर पे क्वेश्चन गया था, और उसमें एग्जामिनेशन कंट्रोलर भी न पे। भाई अब इसमें सिर्फ उनका दोष नहीं है। नौकरी चाहने वाले हम जो एस्पिरेंट्स हैं वो क्या करते हैं? इसी प्रयास में बिहार जैसे इलाकों में, यूपी जैसे इलाकों में, ये खासतौर पे यूपी बिहार का, ये बाकी स्टेट्स की मैं बात नहीं जानता, इन एरियाज की बात मैं जानता हूं क्योंकि इनसे बिलोंग मैं करता हूं। भाई साहब कैंडिडेट्स इसी फेर में रहते हैं कि कोई मीडिएटर मिल जाए, भाई 10 लाख में नौकरी दिला दो, 20 लाख में नौकरी दिला दो, क्वेश्चन पेपर दिला दो। रास्ता हमारा गलत है, नौकरी चाहिए। हमारा एंड क्या है? हमारा अंतिम मंजिल क्या है? एंड क्या है? हमें नौकरी चाहिए। रास्ता क्या है? हम परीक्षा देकर के, पास करके, क्लियर करके, क्रैक करके हम नौकरी नहीं लेंगे। हम मीडिएटर के थ्रू क्वेश्चन लीक करवा लेंगे, क्वेश्चन जो है रट के चले जाएंगे, या फिर देखते हैं पकड़े जाते हैं सेंटर पे। माध्यम गलत अपना रहा है। क्या प्राप्त करने के लिए? एंड प्राप्त करने, मतलब नौकरी प्राप्त करने के लिए। गांधी कहते हैं कि नहीं, गांधी कहते हैं कि गलत साधन, मतलब गलत तरीका से हम कभी भी अंत तक नहीं जा सकते। हमारा गलत तरीका गलत अंत तक ही ले जाएगा। ठीक है, तो गांधी का ये स्टेटमेंट है, याद रखिएगा, गांधी ने ये कहा है। ठीक है, अगले स्टेटमेंट में चलते हैं। देखो कभी कभी ये बिलीव नहीं होता कि यूपीएससी के एग्जाम में एथिक्स का पेपर दे के जाने के बाद भी आईएएस कैसे करप्ट हो जाते हैं, और जब तक पकड़े नहीं जाते तब तक बड़े ईमानदार हैं। पकड़ने के बाद, जबकि सारा समाज जानता है, उनका समाज तो कम से कम जानता है कि करप्ट। हमारे पूर्णिया में एक एसपी पकड़े गए, दयाशंकर जी, करप्शन में, और भी एक दो जो है नपे हैं अधिकारी। भाई साहब इतना पढ़ के जाते हैं लोग, इतना स्वाध्याय करके जाते हैं, इतना मेहनत करके जाते हैं, और जा करके क्या कर रहे हैं यहाँ पे? भाई सिस्टम में घुस के क्या कर रहे हो? देश का दुर्भाग्य है। अभी भी वो बाबू वाले कल्चर में है ना, बाबू साहब वाले कल्चर में कॉलोनियल औपनिवेशिक सोच अभी भी है ना। पढ़ने दौरान जो है बहुत एडवांस मॉडर्न थॉट्स दिखाते हैं, लेकिन जैसे ही हम नौकरी करते हैं वैसे ही जो है सारा कॉलोनियल, यहाँ पे ना कलेक्टर साहब वाला जो है ना रुआब जो है अंदर डेवलप हो जाता है, कॉलोनियल थिंकिंग। Who among the following ordered महात्मा गांधी to spend the first year in India with open ears with closed mouth? बोला कि भाई गांधी जी भारत जब आए तो वो आने के साथ ही कुछ ना कुछ करना चाहते थे भारतीय लोगों के लिए। इन व्यक्ति ने रोक दिया, नहीं भाई, तुम भारत के समाज को जानते कितना हो, भारत की सोसाइटी को जानते कितना हो। सारा जीवन तो तुम्हारा पोरबंदर और राजकोट में बीत गया और सीधे चले गए लंदन। लंदन से आया तुम्हारा जीवन बंबई और राजकोट में बीत गया, फिर चले गए दक्षिण अफ्रीका। तुम भारत को समझे कितना हो?
गुजरात से अलग है मद्रास, मद्रास से अलग है बिहार, बिहार से अलग है संयुक्त प्रांत से अलग है पंजाब। अलग अलग परिवेश, अलग अलग लोग, अलग अलग जो है ट्रेडिशंस, अलग अलग धर्म। समझो पहले भारत को घूम के, भ्रमण करो, आंख जो है कान खुले रखो लोगों को समझने के लिए, मुंह जुबान बंद रखो, बोलना नहीं है, सिर्फ ऑब्जर्व करना है ना। तो यहां पर क्या दिखा, किसने कहा, ये इनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, है ना, कि घूमो पहले पूरे भारत का भ्रमण करो और अपना बंद मुंह रखो और कान खुला रखो। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न कहता है हु एड्रेस्ड गांधी जी एज वन मैन बाउंड्री फोर्स। किसने कहा गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स। आजकल गदर वाले हीरो बने हुए हैं वन मैन बाउंड्री फोर्स। कितना मतलब उड़ुल जुलुल मूवी बनता है राष्ट्रवाद के नाम पर, कि घुस गए पाकिस्तान में अकेले गाड़ी लेकर के, बम मार रहे हैं, उड़ा रहे हैं, वहां की आर्मी निकम्मी है, हम ही सब कर दिया। क्यों? क्योंकि हम खुश हैं देख करके अपने दुश्मनों को नेस्तनाबूद। मूवी में ही करके देख ले हम, और कुछ नहीं कर सकते हैं अभी। किसने कहा है? माउंटबेटन। गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा है? माउंटबेटन ने कहा है। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 38 है Who among the following was a strong proponent of the principle that what is morally wrong can never be politically right। है ना, गलत साधन गलत मंजिल तक नहीं पहुंचा पाएगा। क्या कहा कि जो नैतिक रूप से गलत है वो राजनीतिक रूप से कभी सही हो ही नहीं सकता। आज के समय तो दल बदलू नेता सब इस पार्टी से जीतते हैं उस पार्टी में घुस जाते हैं। सरकार क्या हुआ एमपी में, बट कोई मोरल ग्राउंड है कि नहीं? यहां पे जमीर है, जमीर बेच के तुम लोग राजनीति करते हो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम 23 लोगों को लेकर के तोड़ के एक पार्टी से दूसरे पार्टी में घुस गए, क्योंकि वहां पर तुम्हारी जो है एक समझौता हुई है, तुमको कुछ मिलने वाला है, पद प्रतिष्ठा मिलने वाला है। जबकि जिस पार्टी में थे तुम शुरुआत से ही तुम खुद वंशवाद के सबसे बड़े उदाहरण थे, और तुम अब जाकर दूसरी पार्टी में वंशवाद के ऊपर प्रहार करते हो। तुम्हारी दादी, तुम्हारे पापा, तुम खुद उसके तुम बड़े उदाहरण रहे हो। मोरली कैसे करप्ट हो जाते हैं लोग, और फिर आप कहते हैं कि हम पॉलिटिकली राइट है। जो मोरली रॉन्ग है वो पॉलिटिकली राइट कभी नहीं हो सकता। जमीर बेच के तुम राजनीति नहीं कर सकते। किसने कहा? ये एम.के. गांधी। एम.के. गांधी ने कहा है ना। अभी जिसके ऊपर लगा करप्शन का आरोप, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, वन ऑफ द करप्ट पॉलिटिशियन ऑफ द इंडिया, और वहां पर जो है अभी तक ये चक्की पीसिंग मुख्यमंत्री साहब कहते थे चक्की पीसिंग, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अभी उन्हीं के साथ उप मुख्यमंत्री बने बैठे हुए हैं, क्योंकि वॉशिंग पाउडर निर्मा से धुल के चले गए। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39। वेयर डिड गांधी जी स्टार्ट द सत्याग्रह मूवमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह आंदोलन कहां शुरू किया था? आपको पता है भारत में पहला सत्याग्रह कौन है? चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह पहला सत्याग्रह है। ऐसे भी क्रिमिनल आज के समय में देखते हैं, क्रिमिनल्स को पॉलिटिक्स में देना टिकट। हमारे 60 साल में सत्ता में जो रहे हैं ना, 60 साल 65 साल, उन्हीं का देन है ये। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एक टॉपिक है हमारे पॉलिटिकल साइंस में। तो ये हमारे यहाँ जब आप देखेंगे ना इतिहास, तो पता चलेगा कि ये उसी दौर में स्टार्ट हुआ था जब ये सत्ता में बैठे हुए थे। पिछले 60-65 साल तक इन्होंने शासन किया, उन्हीं के दौर में ये आया है। आज के समय में जो आज की सत्ताधारी पार्टी जो कर रही है ना, ये पहले की सत्ताधारी पार्टी ऑलरेडी कर चुकी है। राज्य के सरकारों को तोड़ने का काम, गिराने का काम। तो ये एक दूसरे ऊपर क्या आरोप लगाएंगे? Who among the following supported महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह। निम्नलिखित में से किसने चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी का समर्थन किया था? ये लोकल नेता की बात कर रहा है। वल्लभ भाई पटेल, विनोबा भावे। उस समय विनोबा भावे का कहीं कोई चर्चा नहीं है। जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह ये लोकल नेता है। राजेंद्र प्रसाद जो है उस समय पटना हाई कोर्ट में वकालत किया करते थे, और अनुग्रह नारायण सिंह भी उस समय जो है एक नेता रहे हैं कांग्रेस के। इन्होंने लोकल लेवल पे चंपारण सत्याग्रह में एक रोल निभाया। इसके अतिरिक्त और भी नेता हैं। इसके अतिरिक्त जो है गोरखनाथ प्रसाद, गोरख बाबू जो हैं, उन्हीं के मकान में गांधी जी जाकर के रहते हैं चंपारण में। जनकधारी प्रसाद हैं, जेबी कृपलानी हैं, ये लोग जो हैं चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ सहयोग करते हैं। ठीक है, तो हम चंपारण सत्याग्रह जो स्पेशली आएगा तो उसको हम लोग देखेंगे। व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द होम रूल मूवमेंट। होम रूल
आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? होम रूल का मतलब ही है स्वशासन, तो स्वशासन का मांग करना, स्वशासन के मांग को लोकप्रिय बनाना। क्या था? पॉपुलराइजिंग द डिमांड फॉर द सेल्फ गवर्नमेंट, स्वशासन की मांग को लोकप्रिय बनाना। कांग्रेस के समानांतर एक पार्टी गठन करना नहीं, भारत की स्वतंत्रता की मांग करना नहीं, एनी बेसेंट भारत की स्वतंत्रता की प्रबल समर्थक नहीं रही हैं, कुछ विचारों की छवि को उजागर करना नहीं, स्वशासन की मांग करना, है ना। ये स्वतंत्र होने की लड़ाई नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है? हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन होम रूल लीग एस्टैब्लिश्ड ऑन अप्रैल 28, 1916? तो अप्रैल में जो स्थापित हुआ होम रूल लीग, उसके अध्यक्ष बनेंगे बीसी तिलक, बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक। और सितंबर में जो होम रूल लीग स्थापित होगा उसकी अध्यक्ष होंगी एनी बेसेंट, याद रहेंगे। और सचिव रहेंगे बाल गंगाधर तिलक के होम रूल लीग का सचिव है एनसी केलकर, और एनी बेसेंट के होम रूल लीग के सचिव हैं जॉर्ज अरुंडेल। क्वेश्चन नंबर 44 है, गिव वन करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट तिलक। ही सपोर्टेड कम्युनलिज्म, कभी नहीं, उन्होंने धर्म का इस्तेमाल किया राजनीति के लिए, लेकिन उन्होंने सांप्रदायिकता को कभी बढ़ावा नहीं दिया। उन्होंने कभी भी हिंदू और मुस्लिमों के बीच में भेद नहीं किया, कभी भी जो है खाई पैदा करने की कोशिश नहीं की। धर्म का इस्तेमाल सिर्फ राजनीति के लिए किया, लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को फूंकने के लिए किया है। तो ये स्टेटमेंट हमारा सरासर गलत है। उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया, देखो जी, असहयोग आंदोलन का समर्थन किया, लेकिन शुरुआत होने के पहले ही 1 अगस्त 1920 को उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये असहयोग आंदोलन देख नहीं पाते हैं, तो भाग नहीं ले पाते हैं। वो कांग्रेस के अध्यक्ष बनने में असफल रहे, ये स्टेटमेंट हमारा सही है। और उन्होंने आमूलचूल सामाजिक परिवर्तन में समर्थन किया नहीं, ये रेडिकल चेंजेस नहीं चाहते थे, ये बहुत कंजर्वेटिव टाइप के बनने हैं, समाज में बहुत बड़ा बदलाव नहीं चाहते, समाज में बहुत बड़ा बदलाव। इनफैक्ट इन्होंने जो इन्होंने उम्र बढ़ाने की जो एक्ट आई थी उसका विरोध कर दिया था, है ना, कि क्यों लड़कियों का शादी का उम्र बढ़ाया जा रहा है ना। इनफैक्ट तो यहां पर ये सिर्फ कांग्रेस, ये स्टेटमेंट सही है, वो कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं बन पाया, कांग्रेस का अध्यक्ष बनने में असफल रहे, बाकी स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है। ठीक है, अगला स्टेटमेंट देखते हैं। अगला स्टेटमेंट क्या कहता है? सैयद अहमद खां के बारे में स्टेटमेंट है, कांग्रेस का विरोध किया। हाँ, कांग्रेस का विरोध किया, इनको खासतौर पर अंग्रेजों ने खड़ा किया बनारस के राजा के साथ, शिव प्रसाद सिदारे इनके साथ, कांग्रेस का विरोध करने के लिए। इल्बर्ट बिल का समर्थन किया, ये भी सही है। पश्चिमी शिक्षा को प्रोत्साहित किया, खासतौर पे मुसलमानों में पश्चिमी शिक्षा को लेकर के, अंग्रेजी शिक्षा को लेकर के काफी ज्यादा एक्टिव रहे। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है, उपरोक्त में से एक से अधिक हमारा सही हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक हमारा करेक्ट है। ठीक है, अगला स्टेटमेंट क्या कहता है? अगला स्टेटमेंट, टू होम इज द सेफ्टी वल्व रिलेटेड? सेफ्टी वल्व थ्योरी कहा गया कि कांग्रेस की स्थापना इसलिए की गई है ताकि भारतीय लोगों का असंतोष जो है वो धीरे धीरे करके निकले। एक बार में गुब्बार जो है ना, अंदर का जो गुब्बार है, असंतोष का वोल्केनो है, ज्वालामुखी, वो एक बार में फट ना पड़े और कोई बड़ा विद्रोह ना खड़ा हो जाए। इसीलिए कांग्रेस जैसा संगठन बनाया जाए ताकि भारतीय लोगों के असंतोष को, है ना, निकालने का एक रास्ता हो, है ना, असंतोष को निकालने का एक रास्ता हो। तो यहाँ पे सेफ्टी वल्व का यही काम है। गाड़ियों में जो सेफ्टी वल्व होती है क्या करती है? धीरे धीरे गाड़ियों में धीरे धीरे क्या होता है कि धीरे धीरे करके उसमें की हवा निकलती है। अब तो खैर ट्यूबलेस आ गया टायर, तो वहां पे अब पंचर होने का भी संभावना चला गया, तो धीरे धीरे करके सेफ्टी वल्व से हवाएं निकलती है, एक बार में हवा नहीं निकलती। तो सेफ्टी वल्व क्या है? उसी तरह से कांग्रेस को सेफ्टी वल्व की थ्योरी में डाला गया कि ये क्या है, एक ऐसा संगठन है जहां पर भारतीय असंतोष धीरे धीरे करके निकल रही है ना, एक बार में नहीं निकल रही है, इस पर आरोप लगाया गया। तो ये किसके लिए है? भारत सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया के लिए, सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया के लिए, है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए, है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर यह आरोप लगाया गया कि ये सेफ्टी वल्व है अंग्रेजों के लिए, है ना। इस पर चर्चा किया जाएगा फिर कांग्रेस के अन्य मुद्दों पर जब चर्चा होगी। विच सब्जेक्ट वाज डिस्कस्ड ऑन द रिपोर्ट ऑफ द अरुंडेल कमेटी? अरुंडेल कमेटी जो 1906 में आया था और कुछ नहीं, इसकी चर्चा हो गई है। सीधे सीधे क्या है ये, तो एक तो लेजिस्लेटिव काउंसिल को एक एक्सपेंशन का मेन इसका मुद्दा क्या था? मिंटो ने इसको स्थापित किया था कि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें कैसे सदस्यों को बढ़ाया जाए, कैसे सदस्यों को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इसी में इन्होंने एक रिपोर्ट ये भी दिया, मुख्य उद्देश्य तो कुछ और था, लेकिन इसमें ये भी दिया कि पिछले वर्ष हुए विभाजित, मतलब 1905 में जो विभाजित हुआ है उसमें बंगाल को विभाजन को फिर से एकजुट कर दिया जाए, है ना। ठीक है, तो ये अरुंडेल कमेटी समिति जो है वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के एक्सपेंशन को लेकर के था, लेकिन इसमें इन्होंने ये भी बताया कि बंगाल को फिर से एकजुट कर दिया जाए। तो हमारा डी ऑप्शन होगा, डी हमारा करेक्ट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। द ब्रिटिश फ्रेंड हु वर क्लोज टू महात्मा गांधी ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट वाज?
कौन थे इनके दोस्त? चलिए जी आइए, रेवरेंड चार्ल्स एंड्रूज, है ना, रेवरेंड चार्ली एंड्रूज जो है इनके मित्र रहे हैं हमेशा से, हमेशा इनका हर मूवमेंट में इनके साथ रहे हैं, है ना, लंबे समय तक इनके साथ ही रहे हैं। अगले प्रश्न में चलने की बारी है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग मैच इज नॉट करेक्ट? अभिनव भारत समाज, अभिनव भारत समाज श्यामजी कृष्ण वर्मा ने नहीं, ये वीडी सावरकर ने, तो यही तो है, वीडी सावरकर ने स्थापित किया है 1904 में। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने जो है इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित की लंदन में, इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित की थी। और इसके अतिरिक्त और क्या किया था, इन्होंने इंडिया हाउस नामक हॉस्टल भी खोला था। अनुशीलन समिति, हाँ, अरविंदो घोष इससे संबंध रखते थे, हालांकि पी मित्रा ने इसको स्थापित किया था। गदर पार्टी लाला हरदयाल समर्थन इसके संबंध रखते हैं। स्वराज पार्टी सुषमा स्वराज, नहीं, स्वराज पार्टी का स्थापना जो है मोतीलाल नेहरू और सीआर दास ने किया था। मोतीलाल नेहरू और सीआर दास ने किया था। सीआर दास इसके संस्थापक अध्यक्ष रहे, और मोतीलाल नेहरू इसके सचिव रहे। याद रखना है। तो ये दो हमारा गलत है, तो उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। दो कथन मिलान सही नहीं है, एक तो अभिनव भारत का मिलान नहीं सही है और स्वराज पार्टी का मिलान सही नहीं है। और आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन क्या है? तो लास्ट क्वेश्चन है, अंडर हुज चेयरमैनशिप अ कमिटी वाज कंस्टिट्यूटेड फॉर द डिफेंस ऑफ द एक्यूज्ड इन काकोरी कंस्पिरेसी केस? काकोरी षड्यंत्र केस में अभियुक्तों की रक्षा के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था? काकोरी षड्यंत्र केस से संबंधित प्रश्न हुआ है। इसकी अभियुक्तों की जो जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल थे, अस्फाकुल्ला खान थे, तो ये इनकी अभियुक्तों की रक्षा के लिए किसकी अध्यक्षता में किया गया था? गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में कमेटी का निर्माण किया गया था। आज हमने 50 क्वेश्चन देखा, इसमें हमने गांधी के उदय को देखा, गांधी के उदय को समझा, साथ ही साथ होम रूल सोसाइटी के क्वेश्चंस को भी देखा, होम रूल आंदोलन के क्वेश्चंस को देखा। आशा है ये लेक्चर बहुत पसंद आई होगी आपको। इसी के साथ आज लेता हूँ विदा, मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। तब तक के लिए लेक्चर एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।